हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आपका इन द न्यू चैप्टर ऑफ एडवांस एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं या फिर होल्डिंग कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। AS21 के साथ देखने वाले हैं, ठीक है। तो अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में बताइए और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए धमाकेदार तरीके से स्टार्ट किया जाए। So in this video we are going to cover consolidated balance sheet in very easy and interesting way, ठीक है। इन दिस चैप्टर फ्रॉम दिस चैप्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इजी चैप्टर है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन 200% आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें होता क्या क्या है, कहानी इसकी किस टाइप से चलती है, ठीक है। यहाँ पर चलिए कुछ पहले थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पोर्शन पर लेके जाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक कंपनी लिखता हूँ, एच कंपनी लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी है, यहाँ पर है एस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। मतलब कि दो कंपनी हैं, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, ठीक है। अब क्या करती है कि एच लिमिटेड जो है ना वो बहुत ही बड़ी कंपनी है, ठीक है। मान लो इसका बहुत बड़ा पावर है, मार्केट में बहुत बड़ा शेयर है, ये मार्केट में बहुत बढ़िया कंपनी है। मतलब कि एक तरीके से इसका शेयर कैप्चर जो है, मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मार्केट जो है इसका बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। और एक छोटी कंपनी है, ठीक है। अपना अपना दोनों इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अपना ये काम कर रहा है, अपना ये काम कर बिजनेस कर रहा है। लेकिन अब क्या होता है कि इसके पास जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या करता है, इन्वेस्ट करने के लिए सोचता है। इसका अपना पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट। क्योंकि जब पैसा बिजनेस में अगर आइडल पड़ा है तो वो कोई काम का नहीं है ना, उसकी वैल्यू घट रही है। लेकिन अब बिजनेस वाले तो ऐसा होते नहीं है कि पैसे को खाली छोड़ देंगे, पैसों को क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो कंपनी है ना, ये एच कंपनी लिमिटेड, ये क्या करती है, इस कंपनी के शेयर को खरीद लेती है। इस जो एस लिमिटेड है उसके शेयर को क्या करती है, खरीद लेती है, ठीक है। एक तरीके से इस कंपनी को भी अब क्या करना चाहती है, ये कंपनी जो एच लिमिटेड है वो एस कंपनी लिमिटेड को कंट्रोल करती है। देखो इसका थोड़ा सा कहानी किस टाइप चलता है। जो एच कंपनी लिमिटेड है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। कंट्रोल करती है एस लिमिटेड को। एस लिमिटेड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और कंट्रोल जो है वो क्या करती है, शेयर खरीद के करती है। अगर मान लो कि एच लिमिटेड एस लिमिटेड के शेयर खरीद लेती है, सारे शेयर खरीद लेती है, जितने शेयर इसके पास है वो सारा शेयर कौन खरीदता है, एच कंपनी लिमिटेड। तो एक तरीके से इस कंपनी का जो शेयर होल्डर है, अब सारा शेयर जो है एच लिमिटेड के पास है, तो एच लिमिटेड क्या हो गया, इस कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, 100% शेयर होल्डर। सब सारे शेयर जो है इसी के पास है। तो एक तरीके से यही मालिक बन गई, एच कंपनी जो है वो एक मालिक बन गई किसकी, एस लिमिटेड की, ठीक है। तो कंट्रोल एक तरीके से शेयर खरीद के कर सकती है, या फिर दूसरा तरीका और है, अगर मान लो शेयर नहीं खरीदना चाहती है, ठीक है, फिर भी कंट्रोल कर लेती है इसकी, फिर भी जो है वो एस कंपनी लिमिटेड को कंट्रोल कर लेती है। देखो कंट्रोल करती है टू वेज, दो तरीके हैं, ठीक है ना। एक तो शेयर खरीद के, ठीक है। तो पहला में है एक्वायर, लिखते जाएंगे, एक्वायर मोर देन 50% ऑफ शेयर, ठीक है। 50% से ज़्यादा शेयर अगर खरीद लेते हैं इस कंपनी के, तो एक तरीके से मेजोरिटी जो है इसके पास आ गए। मेजोरिटी पावर जो है इस कंपनी के, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, मेजोरिटी पावर है, वो इसके पास आ गए। तो एक तरीके से ये क्या कहलाएगी, ये कंपनी क्या है, कंट्रोल कर रही है। मतलब कि हमने क्या शुरुआत की कि इन्वेस्टमेंट करे, तो इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करेगी, ठीक है। इस कंपनी के शेयर खरीद लेगी, ठीक है। तो एक तरीके से क्या करे, एच कंपनी जो है इस कंपनी को कंट्रोल करेगी, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कंट्रोल करने का, दूसरा तरीका क्या है कि पावर टू रिमूव और अपॉइंट। रिमूव करने का या अपॉइंट करने का पावर किसके पास है, एच लिमिटेड के पावर। अब क्या रिमूव करेगा, क्या अपॉइंट करेगा, होल और मोर डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से, ठीक है, या तो 50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले, या तो 50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले, जो एच कंपनी लिमिटेड है वो एस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले,
ठीक है, तो कंट्रोल कर लेगी, ठीक है, जिसको इन्वेस्टमेंट वाला तरीका बोला जाएगा, ठीक है। और या एक और है कि अगर इस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर है या फिर मैक्सिमम डायरेक्टर है, उसको अपॉइंट करने का और रिमूव करने का अगर पावर इसके पास है, ठीक है, तो ये कंपनी क्या कह रहेगी, मतलब ये कंपनी क्या कहेगी, हम कंट्रोल कर रहे हैं इस कंपनी को, इस कंपनी जो एस लिमिटेड है इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, कौन, एच लिमिटेड, ठीक है। तो जब एच लिमिटेड इन दोनों में से कोई एक तरीका से इस कंपनी पर कंट्रोल कर लेती है, तो इस कंपनी को जो एच लिमिटेड है, ठीक है, एच लिमिटेड को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी, एच लिमिटेड को क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी। और एस लिमिटेड को बोला जाएगा सब्सिडियरी कंपनी, क्या, सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, सब्सिडियरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, और सब्सिडियरी कंपनी का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 87। तो समझ रहे हो ना कि अगर एच कंपनी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी कब कहलाएगी, मैं मीनिंग बता रहा हूँ, एच कंपनी होल्डिंग कंपनी कब कहलाएगी, जब एच कंपनी लिमिटेड दूसरे कंपनी को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, ठीक है। और कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, ठीक है, या तो 50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले, ठीक है, या फिर इसके पास ऐसा पावर आ जाए कि ये पूरा डायरेक्टर या मैक्सिमम डायरेक्टर एस कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर को रिमूव करने का, अपॉइंट करने का पावर अगर इसके पास आ गया तो ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और ये सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो इस चैप्टर में मुझे मतलब इस चैप्टर में हमें जो क्वेश्चन सोल्व करने का मिलेगा वो ये पहला वाला जो है उस तरीके से मिलेगा कि भैया कंपनी जो है एच कंपनी लिमिटेड या तो 100% इसके शेयर को खरीद लेगी या 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेगी, ठीक है। तो उस केस में ये होल्डिंग कंपनी बन जाएगी और सब्सिडरी कंपनी ये हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों का बिजनेस जो है अलग अलग चलता रहेगा, अलग अलग बिजनेस जो है चलता रहेगा, बिजनेस जहाँ स्टेब्लिश है वहाँ ये चलता रहेगा, रन करते रहेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अब समस्या क्या आती है, अब समस्या क्या आती है कि इफ़ लिखेंगे थोड़ा सा, इफ़ होल्डिंग सब्सिडरी इफ़ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप ऑकर, अगर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप आता है, यानी कि कोई कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी बन जाती है और कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी हो जाती है, ठीक है, देन फिर क्या होता है कि होल्डिंग कंपनी ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर होल्डिंग कंपनी ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर consolidated consolidated financial statement consolidated financial statements। अब देखो, जब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप आता है, यानी कि कोई कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करती है, इसके 50% ज़्यादा शेयर को खरीद लेती है, तो क्या करना होता है कि ये जो है अपना सेपरेट तो बनाएगी बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, कॉमा लगाते हैं, बैलेंस शीट आता है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और नोट्स, ठीक है, जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स होता है वो चीज़ें, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाती है ये सारी चीज़ें। तो ये तो अपना बनाएगी, ठीक है, ये अपना बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप ओकर होगा तो होल्डिंग कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंडेटरी है, ठीक है, होल्डिंग कंपनी को ये मैंडेटरी है कि जब आप किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करेंगे, आप जो है वो किसी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करेंगे, 50% से ज़्यादा अगर शेयर है किसी कंपनी का आपके पास, तो आपको एक और साथ में स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप अपना तो बनाएंगे, साथ में इस कंपनी को भी, इस कंपनी को जो स्टेटमेंट उसको भी अपने साथ दिखाएंगे, अपने साथ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि जब एच कंपनी लिमिटेड जो इस कंपनी को एच कंपनी लिमिटेड एस कंपनी को होल्ड करेगी, ठीक है, कंट्रोल करेगी, तो इसको बोला जाएगा पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो गया, फादर हो गया और ये सन हो गया, ठीक है, ये बाप होगा ये बेटा हो गया, ठीक है। तो क्या करेगा, जब अलग अलग तो है दोनों, ठीक है, लेकिन अलग अलग होना, अपना बैलेंस शीट भी शो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इन दोनों का होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप हो जाएगा तो जो है पेरेंट कंपनी को दो स्टेटमेंट बनाने होंगे, एक तो अपना खुद का बनाएगा और साथ में कंसोलिडेटेड करके बनाएगा, यानी कि मिला के, दोनों का मिला के दिखाया गया है। कहने का मतलब ये है जिसकी इतनी संपत्ति, इसकी जितनी संपत्ति है वो तो है, अब ये जो कंपनी है इस कंपनी का मालिक बन गई है, ठीक है, तो ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने साथ हम टोटल अपना संपत्ति दिखाएं, अपना तो दिखाएंगे,
अब इस कंपनी की जो भी संपत्ति है वो इसी कंपनी की है, क्योंकि क्योंकि ये जो एच लिमिटेड है वो क्या हो गया जी, एस लिमिटेड को होल्ड कर ली, कंट्रोल कर ली। तो अब एक तरीके से जो एस कंपनी लिमिटेड है वो भी तो इसी की हो गई ना, एच कंपनी की हो गई, ठीक है। तो जब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप होता है तो दोनों के बैलेंस शीट को क्या करना है, कंबाइन करना होता है, साथ में दिखाना होता है। और कौन दिखाता है, एच कंपनी लिमिटेड अपना दिखाएगी, साथ में इसके वाला बैलेंस शीट भी अपने साथ मिला के दिखाएगी, ठीक है। तो जो कंसोलिडेटेड, अब जब क्वेश्चन में क्या क्या कंसोलिडेट करने के लिए आएगा, कैश फ्लो क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली आता नहीं है, ना ही बुक में क्वेश्चन है इससे, ना ही एसपीएल से क्वेश्चन है। तो जो हमें कंसोलिडेटेड करना होता है वो बैलेंस शीट का करना होता है मेनली जो कंसोलिडेटेड है ये मैंडेटरी है कि बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करना ही पड़ता है, ठीक है। और नोट्स टू अकाउंट एक्सप्लेनेटरी नोट्स तो होता ही है, ठीक है। तो जो रूल्स दिया गया है, रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड, रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप फिनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे कंसोलिडेट करेंगे, कैसे आप दोनों के बैलेंस शीट को, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को, दोनों के बैलेंस शीट को कैसे मिलाएंगे, उसके जो रूल्स दिया है, रूल्स जो दिया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में दिया हुआ है, एस 21 में। तो एस 21 को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे होल्डिंग कंपनी का, कि होल्डिंग कंपनी का खुद का बैलेंस शीट तो रहेगा, प्लस में सब्सिडरी कंपनी का भी जो बैलेंस शीट है उसको भी हमें जोड़ना है होल्डिंग के साथ में, ठीक है। तो जब जोड़ के बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा कंसोलिडेटेड, और कैसे बनाना है और रूल्स दिया है एस 21 में। और एक कब बनाया जाएगा, जब होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप दिखाई देगा तब, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन पर लेके चलते हैं, बहुत ही थ्योरी हो गई, ठीक है। और साथ में थ्योरी भी कवर करते रहेंगे प्रैक्टिकल के साथ साथ, ठीक है, चीज़ों को समझते रहेंगे। तो वेरी बेसिक से मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिकल पर, और एक एक सीढ़ी करते करते हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, टॉप पे पहुँच जाएंगे, और पता भी नहीं चलेगा कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट किस टाइप से धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कुछ इस टाइप से करते हैं कि एक क्वेश्चन दिया है, वेरी सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अब हमारा न्यू न्यू जो फॉर्मेट है, एज़ पर कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, एस क्या बोलते हैं, एस बोल रहा हूँ, सेक्शन 129 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल है, देखते हैं, देखो जरा, यहाँ पर दो कंपनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक कंपनी है गुप्ता लिमिटेड, बस ऐसे ही, गुप्ता लिमिटेड और सोनी लिमिटेड, दो कंपनी है, ठीक है। इधर पहला में होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, बस पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। गुप्ता लिमिटेड के है 8 लाख, ओके, और इसका है सोनी लिमिटेड का 4 लाख। बस बैलेंस शीट का फॉर थोड़ा सा वो लिख लेते हैं फिगर अमाउंट को, ठीक है। उसके शेयर कैपिटल के बाद इधर करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, करेंट लाइबिलिटीज़, करेंट लाइबिलिटीज़ में दिया है 4 लाख और 2 लाख, ठीक है। उसके बाद देखो किस टाइप से सॉल्व होता है, वेरी सिंपल, बहुत ईजी टाइप से ये सॉल्व, चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। इनका टोटल हुआ 12 लाख और ये 6 लाख, ठीक है। ये लाइबिलिटीज साइड के टोटल हो गए। उसके बाद सेकंड में होता है एसेट्स, एसेट्स में बात करें तो सन्ड्री एसेट्स या फिर एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में इनका है 8 लाख और 6 लाख, 8 लाख और 6 लाख, ठीक है। और फिर यहाँ पर है लिखा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सोनी लिमिटेड, सोनी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मतलब सोनी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, 4000 शेयर, ठीक है, 4000 शेयर, और इसका है 4 लाख, ठीक है। और बैलेंस शीट कुछ इस टाइप से, इसका 6 लाख का एसेट हो गया और इसका 12 लाख हो गया, ठीक है। देखो अब बोला है, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिपेयर, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोल दिया क्वेश्चन। तो अब देखो क्या करना है मैम, ये गुप्ता लिमिटेड है, ये सोनी लिमिटेड है, दो कंपनी है, दोनों कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें से गुप्ता लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है वो 8 लाख है और सोनी लिमिटेड का 6 लाख है, करेंट लायबिलिटी 4 लाख और 2 लाख दिया है, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स है, एसेट साइड में है
गुप्ता लिमिटेड का 8 लाख और सोनी लिमिटेड का 6 लाख, और इन्वेस्टमेंट है इन सोनी लिमिटेड। सोनी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, सोनी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कौन क्या है? गुप्ता लिमिटेड। गुप्ता लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट साइड में दिख रहा है ना ये 4 लाख का अमाउंट, तो गुप्ता लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करा है किसमें? सोनी लिमिटेड में। गुप्ता लिमिटेड ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट करा है सोनी लिमिटेड के कंपनी में। कितने का? 4 लाख। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, 4000 शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, ये ब्रैकेट में बता दिया 4000 शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो पहले पता करो कि सोनी लिमिटेड का शेयर है कितना। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। शेयर ऑफ सोनी लिमिटेड, सोनी लिमिटेड का शेयर की बात करें तो 4 लाख का अमाउंट है, 4 लाख का अमाउंट है, और एक शेयर है 100 का, एक शेयर है 100 का, तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 4000 शेयर। ओहो ओहो, अब यहाँ देखो ध्यान से, समझने वाली बात क्या है कि गुप्ता लिमिटेड ने क्या किया है, सोनी लिमिटेड के 4000 जो शेयर है वो सारे शेयर को परचेस किया है, सारे शेयर को परचेस किया है। ठीक है, गुप्ता लिमिटेड ने क्या किया है, सारे शेयर को क्या किया है, परचेस कर लिया है। सोनी लिमिटेड के जितने शेयर थे वो सारे शेयर को परचेस कर लिया। ठीक है, परचेस कर लिया, तो परचेस कर लिया एक तरीके से, जो जितने भी, अब देखो क्या हुआ, सोनी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं वो कौन है? गुप्ता लिमिटेड अकेले बन गया, अकेले बन गया ना भाई। जो सोनी लिमिटेड का शेयर होल्डर है वो अकेले कौन है? गुप्ता लिमिटेड, क्योंकि गुप्ता लिमिटेड के पास तो सारे शेयर है, सारे शेयर हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस टाइप से बनाया जाएगा? अगर यहाँ पर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना चाहोगे, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, तो कितना आ जाएगा? एक सिंपल अभी ये भी निकालने के लिए आएगा। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, 4000 शेयर हमने खरीद लिए हैं, टोटल शेयर कितने हैं? 4000 हैं। 4000 शेयर हमने खरीद लिए हैं सोनी लिमिटेड के, और सोनी लिमिटेड के शेयर है कितने? 4000 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये 100% आया की जाएगा, 100%, इसको बोलते हैं 100% होल्डिंग। ठीक है, 100%। तो अब यहाँ पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो देखो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, देखो ध्यान से क्या होता है कि अब एक तरीके से, अब सारा शेयर होल्डर कौन है? गुप्ता लिमिटेड है, सारा शेयर होल्डर गुप्ता लिमिटेड है। सोनी लिमिटेड का जो भी है वो सारा शेयर होल्डर गुप्ता लिमिटेड है। तो एक तरीके से देखा जाए तो गुप्ता जो लिमिटेड जो है, गुप्ता लिमिटेड सारा शेयर होल्डर है। अब जो जिसके पास 100% शेयर होल्डर होता है वही कंपनी का मालिक होता है, मतलब उसी का कंपनी हो जाता है एक तरीके से। ठीक है ना, शेयर होल्डर जो है वो एक्चुअल ओनर, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इसके जो सारे जो शेयर होल्डर हैं वो गुप्ता लिमिटेड अकेले हैं, तो गुप्ता लिमिटेड ही ओनर हो गया ना। सोनी लिमिटेड का ओनर कौन है? गुप्ता लिमिटेड। तो जब गुप्ता लिमिटेड अपना बैलेंस शीट बनाएगी, गुप्ता लिमिटेड अपना बैलेंस शीट बनाएगी, तो अपना तो बनाएगी, साथ में सोनी लिमिटेड के बैलेंस शीट को भी अपने साथ में मिला के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी। समझ रहे हो बात को? अपना पूरा संपत्ति दिखाएगी, तो मेरा इतना संपत्ति है। ठीक है, अब सोनी लिमिटेड में मेरी कंपनी हो गई है, तो मेरा टोटल संपत्ति कितनी है, इसकी भी संपत्ति मेरी संपत्ति हो गई, तो टोटल संपत्ति को मिलाना है हमें। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, वेरी सिंपल। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर लिख लेते हैं, यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लिख लेंगे। उसके बाद पहला में लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच। और फिर हमारा नेक्स्ट है करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटीज़। तो करेंट लायबिलिटीज़ में हम क्या करेंगे, करेंट लायबिलिटी में देखो गुप्ता लिमिटेड का, गुप्ता लिमिटेड का कितना है करेंट लायबिलिटी? 4 लाख। ये होल्डिंग कंपनी है, इसका पूरा आएगा 4 लाख पूरा आएगा। ठीक है, और सोनी लिमिटेड का भी करेंट लायबिलिटी कितना है? 2 लाख, तो ये भी अपने साथ मिला लेगा। ठीक है, सोनी लिमिटेड, सोनी लिमिटेड वाला भी 2 लाख मिला लेगा। ठीक है, 6 लाख, 6 लाख हो गया टोटल। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में करेंट लायबिलिटी दोनों जोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड में है एसेट्स, एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में देखेंगे तो गुप्ता का कितना है, तो गुप्ता का देखेंगे तो सन्ड्री एसेट 8 लाख है। तो 8 लाख ये अपना पूरा दिखाएगा कि मेरा तो 8 लाख ही है, लेकिन मैं दूसरे कंपनी का भी मालिक हूँ, तो उस कंपनी में मेरा कितना है? तो उस कंपनी में गुप्ता लिमिटेड के सोनी लिमिटेड का 6 लाख है, तो 6 लाख का मैं ही मालिक हूँ। ठीक है, तो सोनी का भाई मालिक कौन है? गुप्ता लिमिटेड। ठीक है, जो कि सोनी का कितना एसेट है? 6 लाख, तो 8 से 14 लाख ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर शेयर कैपिटल का नहीं लिखा है, और नेक्स्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसको नहीं लिखा है। अब यहाँ पर समझना ज़रा
कि जब दोनों को बैलेंस शीट मर्ज किया जाएगा, दोनों को बैलेंस शीट को मिलाया जाएगा, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि दोनों जो है वो एक ही यूनिट है, एक ही यूनिट है, ठीक है, एक ही कंपनी का बैलेंस शीट बन रहा है, एक ही कंपनी का बैलेंस शीट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि जब दोनों कंपनी एक ही कंपनी हो गई है, एक ही बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, ठीक है, तो ये जो गुप्ता लिमिटेड है और सोनी लिमिटेड दोनों एक ही हो गए, तो मैं खुद की कंपनी में खुद कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये सवाल आता है कि गुप्ता लिमिटेड इन्वेस्टमेंट किया है सोनी लिमिटेड में, ठीक है, जब अलग अलग है तो ठीक है, लेकिन जब दोनों एक ही हो गए हैं, दोनों का बैलेंस शीट एक ही हो गया है, तो खुद की इन्वेस्टमेंट खुद की कंपनी में कैसे हो सकती है। तो इसका इन्वेस्टमेंट और इसका शेयर कैपिटल ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आता है, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो मिलाया हुआ बैलेंस शीट होगा उसमें नहीं आता है, ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट किया है और जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उसके शेयर कैपिटल नहीं आता है, ठीक है। बोलता है कि मैं जो है, अब दोनों कंपनी एक ही हो गए तो मैं खुद की कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो जो ये वाला बस आता है ना, गुप्ता लिमिटेड का जो ओरिजिनल है वो बस आएगा, ये 8 लाख आएगा, ठीक है, और ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ठीक है। ये खुद की कंपनी में इन्वेस्टमेंट इस तरीके से माना जाता है कि दोनों एक ही यूनिट हो गए हैं, तो खुद की कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। गुप्ता लिमिटेड और सोनी लिमिटेड दोनों एक ही हो गए हैं, बैलेंस शीट इनका दोनों का मर्ज किया जा रहा है, तो खुद की कैसे इन्वेस्ट कर सकता है खुद ही में, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी वही चीज़ें जो है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आती है, ठीक है। तो देखोगे तो अभी भी बैलेंस शीट क्या करेगा, टैली करेगा। तो टोटल ये हमारा लाइबिलिटी साइड का 14 लाख और एसेट साइड का भी कितना हो गया, 14 लाख टोटल, ठीक है। तो कितना सिंपल था बैलेंस शीट मिला लेना, कि जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी है सबको मिला लो, ठीक है। करंट लाइबिलिटी को हमने जोड़ दिया, 4 और 2 6 लाख ये जोड़ दिया, एसेट को जोड़ दिया 8 से 14 लाख ये जोड़ के लिख दिया। बस हमने क्या किया है कि जो इसकी शेयर कैपिटल है सब्सिडरी कंपनी की और होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बस ये समझ में आ गया, इतना सा तो ध्यान रखना है, सिंपल सा ये बात, किसको नहीं समझ में आएगी, वेरी इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है वो देखते हैं ज़रा, ठीक है। अगर इसमें एक चीज़ और अगर मैं समझाऊँ इसमें, ठीक है, ठीक है, अगली क्वेश्चन में समझाते हैं, अगली क्वेश्चन में समझाते हैं, ठीक है। तो देखो ज़रा, खैर इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो गुप्ता लिमिटेड इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करी 100% शेयर, तो 100% ये होल्डर हो गया, शेयर होल्डर बन गया 100%। तो मैं अकेले, मैं तुम होल्डिंग कंपनी अपने आप को मानकर चलना कि मैं किसी दूसरे कंपनी का मालिक बन गया हूँ, ठीक है। तो इस कंपनी में मुझे मिला क्या, इस कंपनी में मुझे मिला क्या, मान लो 4 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट करी, 4 लाख मैंने इस कंपनी के मालिक को दिया और मैं अपने आप मालिक बन गया इस कंपनी का, ठीक है, और सोनी का मैं मालिक बन गया, ठीक है। तो सोनी को मैं अगर मैं आज बेच देता हूँ, सोनी को मैं अगर आज बेच देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो सोनी का एसेट 6 लाख में बेच दूंगा, सोनी की लायबिलिटी 2 लाख पे कर दूंगा, ठीक है। 4 लाख में एसेट बेच दिया और 2 लाख 6 लाख में एसेट बेच दिया, ठीक है, और 2 लाख का लायबिलिटी पे कर दिया, तो मेरे को 4 लाख मिलेगा, ठीक है ना, मेरे को 4 लाख मिलेगा। तो 4 लाख की चीज़ें, 4 लाख मिलेगा शेयर को, और 4 लाख के बदले मैंने 4 लाख दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखो क्या हुआ है कि दो कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, कब दिया है, 31 मार्च 2014 को, ठीक है। दो कंपनी का बैलेंस शीट है, ये है एच लिमिटेड और है एस लिमिटेड। तब समझ जाना, चलिए ये पर्टिकुलर हो गया। अब पहला है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी इसको लिखते हैं, ठीक है। ये है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, 10 रुपये वाले शेयर कैपिटल है, इनके हैं 1,20,000 के और इनके हैं 60,000 के, ओके। देन रिज़र्व, रिज़र्व में बोला है, रिज़र्व में है 30,000 और 15,000। उसके बाद सरप्लस, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सरप्लस है 20,000 का और 15,000 का, 20,000 15,000 का, ठीक है। उसके बाद एक है करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल है, ठीक है, ट्रेड पेबल लिख लेते हैं। ट्रेड पेबल है 1,05,000 और 30,000 है, ठीक है, बस फिगर ले रहे हैं, ठीक है।
और इधर सेकेंड है एसेट्स। इनका टोटल करें जरा, होता कितना है, तो इनका टोटल 30, 60, 90 और 30, 1,20,000। और इनका टोटल होता है 2,75,000। ओके, 2,75,000। अब एसेट साइड में लिख लेते हैं सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स की बात करें तो क्वेश्चन में दिया है 2,00,000 और 1,20,000। ठीक है, और फिर बोला है इन्वेस्टमेंट इन 6,000 शेयर, इन्वेस्टमेंट इन 6,000 शेयर, ठीक है, ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, एस लिमिटेड। तो ये बोला है 75,000 कि हमने 75,000 में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, तो ये 1,20 हो गया और ये 2,75। ठीक है, तो इनकी 1,20 एसेट और लायबिलिटी साइड की टोटल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखो एच कंपनी लिमिटेड का तो सब कुछ आएगा। ठीक है, और एस कंपनी का अपने साथ कितना मिलाएगी वो हमें निकालना है, कितना मिलाएगी। तो देखो यहाँ पर अब एच कंपनी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी और एस कंपनी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी कैसे पता चलेगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को देखना, इन्वेस्टमेंट को कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड के शेयर में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। तो कौन किया है, एच लिमिटेड किया है। देखो 75,000 में इन्वेस्टमेंट करा है और कितने शेयर में, 6,000 शेयर में। तो एस लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे कितना है, तो यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं, तब तो पता चलेगा कि 100% होल्ड किया है या कुछ कम होल्ड किया है। क्योंकि 50% से ज़्यादा अगर होल्डिंग होती है तो होल्डिंग और सब्सिडी के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर कितना है, 60,000 अमाउंट है और एक शेयर है 10 रुपये का। तो 10 से डिवाइड कर लेंगे तो 6,000 शेयर आ जाएंगे, 6,000 शेयर। और 6,000 शेयर में ही इन्वेस्ट करा है, 6,000 शेयर में ही इन्वेस्ट करा है। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अगर निकालना चाहोगे, ठीक है, परसेंटेज 6,000 शेयर में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। टोटल शेयर कितना है, 6,000 इंटू 100 कर लेंगे तो ये 100% आ जाएगा कि 100%। यानी कि अब एस लिमिटेड का मालिक कौन है, एच लिमिटेड। अपने आप को एच लिमिटेड मानना कि मैं ही मालिक हूँ एस लिमिटेड का। तो मेरा जो भी संपत्ति है और एस लिमिटेड की जो संपत्ति वो भी अब मेरा ही संपत्ति हो गया। तो दोनों की संपत्ति को क्या करना है, जोड़ के दिखाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता क्या है, अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ से लगाना शुरू करना। ठीक है, कैसे कि हमने जो 6,000 शेयर में इन्वेस्ट करा है, मतलब 100% शेयर, मतलब इस कंपनी का एक तरीके से मालिक में ही बन गया हूँ, मालिक में ही बन गया हूँ। और इस कंपनी में मैंने कितने इन्वेस्ट किया, 75,000। ठीक है, 75,000 में इस कंपनी को मैं पूरा खरीद लिया हूँ। इस कंपनी के मतलब जो कुछ भी है वो 100% वो मेरा है, वो मेरा है। ठीक है, तो मैंने 75,000 में इन्वेस्टमेंट करा है। ठीक है, 75,000 इसके मालिक को दी और बोला कि कंपनी मेरा है। ठीक है, तो अगर कंपनी मेरा है तो मुझे इस दिन, जिस दिन मैं इन्वेस्टमेंट करा हूँ उस दिन मुझे पता करना होगा कि मुझे 75,000 देने पे, इस कंपनी को मैंने खरीद लिया 75,000 दे के, तो इस कंपनी को अगर मैं आज बेच देता हूँ, इस कंपनी को अगर आज मैं बेच देता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, ये 75,000 से कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, 75,000 से कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो पेमेंट करने से पहले एमआरपी देखते हो ना, उसका एमआरपी देखते हो। तो अगर मान लो 100 रुपये का कोई सामान है, ठीक है, दुकानदार आपसे 120 रुपये ले रहा है। ठीक है, 120 रुपये ले रहा है, तो आप कैसे दोगे 120 रुपये, तो आप बोलोगे देखिए तो एमआरपी 100 रुपये रखा है, 100 रुपये लीजिए। ठीक है, तो आप पहले चेक करेंगे ना। तो आप 75,000 पेमेंट किए हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करे हैं, तो आपको पहले चेक तो करना पड़ेगा कि आखिर में 75,000 मुझे इस कंपनी को अगर मैं बेच देता हूँ तो मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जिसको बोलेंगे नेटवर्थ, नेटवर्थ, इस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। ठीक है, नेटवर्थ। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, और ये हमेशा निकाला जाएगा कब, जिस दिन हम खरीदेंगे, जिस दिन हम खरीदेंगे। ठीक है, जिस दिन हम खरीदेंगे। 31 मार्च का दिया है, कुछ नहीं बोला, तो 31 मार्च को ही खरीदा है। ठीक है, 31 मार्च को ही खरीदा है कंपनी ने, और 31 मार्च को हम देखेंगे इस कंपनी की आखिर वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है। और हमने तो पे किया है 75,000, इस कंपनी की वैल्यू कितनी है, तो उसको बोलेंगे नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, तो नेटवर्थ निकालने का तरीका है दो। ठीक है, इसके 2 वेज हैं, दो तरीका में हमें एक ही तरीका फॉलो करना है, लेकिन अभी दोनों तरीका पता होना चाहिए। पहला है एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी।
इस कंपनी का एसेट कितना है, एस लिमिटेड की कंपनी का एसेट कितना है, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। इस कंपनी को अगर मैं आज बेच देता हूँ तो मुझे 1,20,000 मिलेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी है 30,000 का, लाइबिलिटी है कितना, 30,000 का। 1,20,000 में तो पॉकेट में आएंगे, लेकिन लाइबिलिटी वाले भी तो खड़ा हो जाएंगे, मुझे भी तो पे करो, मुझे भी तो पे करो, इस कंपनी ने उधार लेके रखा है हमसे, हमें भी तो दो, ठीक है। तो एक तरीके से ये 90,000 इसकी नेटवर्थ आ गई, ठीक है। इस कंपनी को अगर मैं बेच देता हूँ, इस कंपनी को अगर मैं बेच देता हूँ तो 1,20,000 एसेट बेचने पे मिलेंगे और 30,000 का लाइबिलिटी पे करना होगा मुझे, तो मेरे जेब में कितना आएगा, 90,000, ठीक है। अरे 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 90,000 का माल हाथ लगा है, 90,000, इस कंपनी की वैल्यू कितनी है, 90,000। मैंने तो 75,000 में देख के मना लिया इसके मालिक को, 75,000 दिया, भैया साइड हटो, एक कंपनी मेरी हो गई, मेरी कंपनी हो गई। तो मैंने देखा, अरे 90,000 का सामान मैंने 75 में खरीद लिया, ये तो फ़ायदा हो गया, ये तो फ़ायदा हो गया भाई, ये तो मज़ा आ गया, ठीक है। क्या ये मज़ा बार बार आएगा, क्या ये मज़ा बार बार आएगा, क्या हम रोज़ कंपनी को खरीदेंगे? अरे नहीं भैया, ये तो कभी कभार एक आध बार होता है कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी 100%, ठीक है। बार बार तो इन्वेस्ट करूँगा ना। तो जो ये मज़ा है एक बार आया है, वो कैपिटल नेचर का मज़ा है, ठीक है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो जो जो भी प्रॉफिट हुआ है, जितना भी हुआ है, उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, देखो यहाँ पे मैं निकालता हूँ कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना करा, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 75,000, 75,000 हमने पे करे, ठीक है। वैल्यू कितना मिला, ठीक है। नेटवर्थ कितना है, माइनस करेंगे नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है। नेटवर्थ कितना, हमने 100% होल्डिंग किया है, तो इस नेटवर्थ का भी तो 100% हम ही ले लेंगे ना। आया कितना है, 90,000, तो 90,000 मेरे को पूरा मिलेगा, 90,000 पूरा, तो ये 90,000 हुआ, ठीक है, 90,000। ओहो, हाँ तो मज़ा आ गया। 75,000 का हमने इन्वेस्टमेंट करा, 75,000, और बदले में मिले 90,000 का सामान, तो 15,000, तो यहाँ पर हमें मज़ा आ गया, 15,000 का फ़ायदा हो गया। इस फायदे को बोलते हैं कैपिटल, मतलब कैपिटल नेचर का है, तो इसको बोलेंगे इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, रिजर्व में, तो इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब इस नेटवर्थ को निकालने का एक और तरीका है। अब ये तरीका तो बहुत आसान है, एसेट माइनस लायबिलिटी, बहुत आसान है, निकल जाएगा। लेकिन इस तरीकों को हमें फॉलो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी की जानकारी हो सकता है ना दी हो। तो हमें क्या करना होगा, एसेट और लायबिलिटी की जानकारी जब नहीं दी रहेगी तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, देखो हमने क्या किया था, एसेट और लायबिलिटी को कंसीडर किया था, तो जो बाकी बच गए ना उसको ले लो, जो बाकी बच गए उसको ले लो, जिसको बोलते हैं इक्विटी अप्रोच। इक्विटी अप्रोच से हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल लेते हैं। शेयर कैपिटल है 60,000 दिया हुआ है, ये देखो 60,000 शेयर कैपिटल है, रिजर्व दिया है 15,000, और सरप्लस। अब देखो इस कंपनी को बेच दूंगा तो मालिक को क्या मिलेगा, शेयर का कैपिटल का पैसा मिलेगा। रिजर्व भी इक्विटी वालों का होता है तो इक्विटी को मिलेगा, और सरप्लस भी इक्विटी वालों का होता है तो वो भी इक्विटी को मिलेगा, ठीक है। तो 60,000 मिलेगा, प्लस रिजर्व भी मिलेगा, रिजर्व 15,000 मिलेगा, और सरप्लस सरप्लस था 15,000, तो ये भी तो मिलेगा, ये भी तो शेयर होल्डर का ही होता है, तो शेयर होल्डर को ही ना मिलेगा। रिजर्व और सरप्लस भी तो शेयर होल्डर का होता है, तो वो भी शेयर होल्डर को ही मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा, ठीक है, तो 60,000 मिलेगा, ठीक है। अगर कंपनी बिक जाती है तो 60,000 मिलेगा, 15,000 रिजर्व के पैसे मिलेंगे और सरप्लस के भी 15,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 90,000, ठीक है। ये 90,000, तो इसको बोलेंगे नेटवर्थ, इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्थ। तो नेटवर्थ इस तरीके से निकालो, एसेट माइनस लायबिलिटी करके, या इक्विटी अप्रोच से, दोनों से क्या होगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। और हमें ज़्यादा फोकस करना है इस मेथड पे, हमें ज़्यादा फोकस करना है इस मेथड पे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी मेथड से सोल्व किए जाएंगे। AS21 में भी इसी मेथड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, इसी मेथड से हमें निकालना है, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। तो यहाँ पर 90,000 शेयर होल्डर को मिलेगा। इस कंपनी को बिक जाती है, मान लो इस कंपनी बिक जाती है, एस लिमिटेड बिक जाती है, किस दिन, जिस दिन हमने खरीदा है, ठीक है। खरीद लिया 75,000 में, उस दिन मैंने कंपनी को बेच देता हूँ मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना मिलेगा मुझे, तो शेयर का पैसा मिलेगा, प्लस रिजर्व का और सरप्लस का ये पैसा मिलेगा, ठीक है। तो 90,000, अरे 90,000 मैंने इन्वेस्टमेंट करता 75 में, 90,000 का सामान मिला, तो फ़ायदा हुआ, फ़ायदा मज़ा आ गया। कितने का मज़ा आ गया, 15,000 का। तो इस मज़ा रोज़ रोज़ तो आएगा नहीं, तो कैपिटल मज़ा है, इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, ओके, ठीक है।
कैपिटल रिजर्व में, तो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के साइड में कैपिटल रिजर्व दिखेगा, ठीक है ना, 15,000 का। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं, मतलब कि अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाना है उसको बनाते हैं। ठीक, आसान है। तो चलिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट शुरू करते हैं। ये लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये अमाउंट हो जाएगा और ये पर्टिकुलर। ठीक है, पहला में होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। अब हमें पता है कि शेयर कैपिटल जो है वो एस लिमिटेड का नहीं आता है, इसके एस लिमिटेड का जो एस लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है और एच लिमिटेड का जो इन्वेस्टमेंट है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमने पहले सीख रखा है। ठीक है, तो इन दोनों नहीं आएगा, इन दोनों जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, बस इसका एच लिमिटेड का 1,20,000 आएगा। ठीक है, एस लिमिटेड का 1,20,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद रिजर्व और सरप्लस। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, उससे पहले करेंट लायबिलिटी को जोड़ लें। करेंट लायबिलिटीज़ में एच लिमिटेड का है करेंट लायबिलिटी जो है 1,05,000 और एस लिमिटेड का है वह 30,000 है। ठीक है, तो ये हो गया 1,35,000। ओके, 1,35,000। अब बात करते हैं एसेट साइड की। एसेट साइड में सन्ड्री एसेट में एच लिमिटेड का कितना दिया है, एच लिमिटेड का है 2 लाख। ठीक है, एच लिमिटेड का 2 लाख, 2 ही लाख था ना, 2 लाख और 1,20 था। ठीक है, तो एस लिमिटेड का है 1,20। ये तो पूरा एसेट और लायबिलिटी को पूरा जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये 3,20,000 हो गया। और इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाता है आपस में, तो इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब इसका टोटल कितना आ गया, 3,20,000 आ गया। ठीक है, अब देखो रिजर्व में क्या क्या आएगा, रिजर्व में तो एच लिमिटेड का पूरा आएगा, एच लिमिटेड का तो पूरा आएगा रिजर्व, जो कि था हमारा 30,000। ठीक है, रिजर्व में, और जो कैपिटल रिजर्व आया था हमारा, कैपिटल रिजर्व 15,000 का आया था कैपिटल रिजर्व, इसको भी हमें लेना है, प्लस जो 15,000 था उसको भी लेना है, 15,000 था उसको भी लेना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया। अब पूछोगे कि ये एस लिमिटेड वाला रिजर्व क्यों नहीं आएगा, एस लिमिटेड वाला रिजर्व क्यों नहीं आएगा। अरे क्यों आएगा भैया, अरे क्यों आएगा, इस कंपनी को मैंने खरीद लिया और इस कंपनी के मालिक को ये सारी चीज़ मिल गए, ये सारी चीज़ ऑलरेडी तो हमने यहाँ पर जोड़ के निकाल लिया ना, ये सारी चीज़ मिल गई, इसी चीज़ के बदले तो हमने 75,000 का पेमेंट किया है, इसी चीज़ के बदले तो हमने पेमेंट किया है 75,000 का। ठीक है ना, तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि इतना हमें मिला और इतना हमने दिया, तो कितना कम या ज़्यादा दिया, तब इसको थोड़ी ना लेंगे, इसके बदले तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इसी के बदले जो हमने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है इतना हमें मिला। ठीक है, नेटवर्थ मिला। ठीक है, तो इसी बैठे बैठा मिल गया ना, ये हमें बैठे बैठा मिला। ठीक है, इसके बदले तो हमने कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, ये बैठे बैठे मिला और इसके बदले हमने 75 का पेमेंट किया, तो हम थोड़ी ना जोड़ेंगे, हमने जब एक्स्ट्रा हम जब कमाएंगे अपने से तब हम उसको अपने रिजर्व और सरप्लस में जोड़ेंगे, तो पहले से बैठे बैठा मिला जिसके बदले हमने पेमेंट किया। ठीक है, और पेमेंट करने पर हमें फ़ायदा हो गया, तो उस फायदे को हम लिख तो रहे हैं ना, उस फायदे को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख तो रहे हैं ना। तो जो एस लिमिटेड के वो है क्या बोलते हैं, रिजर्व और सरप्लस है, वो नहीं आएंगे, जिस दिन एक्वायर किया गया है। देखो यहाँ, जिस दिन एक्वायर किया गया है उस दिन तक नहीं आएंगे, अगर उस दिन के बाद कुछ हमने कमाया है, तो फिर आएगा, उस दिन के बाद अगर कुछ कमाया है तो फिर हम अपने में जोड़ के लिखेंगे, क्योंकि इन सब के बदले तो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो उसको हमने नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30, 40, 45,000। ठीक है, और सरप्लस में बस एच लिमिटेड का आएगा, एस लिमिटेड का नहीं आएगा। ठीक है, और एच लिमिटेड का कितना था, 20,000 था, एच लिमिटेड कितना था, 20,000 का, 20,000। ठीक है,
अब इसको जोड़ोगे तो भी मैच करेगा, ठीक है ना। तो 1,20,000 प्लस 45 प्लस 20,000 प्लस कर लेंगे 1,35,000, तो ये 3,20,000 आ गया, ठीक है। 3,20,000, 3,20,000। तो इस टाइप से हमें करना है। देखो चीज़ें कितना इजीली कंसोलिडेट हो गई, चीज़ें कितना इजीली कंसोलिडेट हो गई। एसेट और लायबिलिटी को पूरा ले लेना है, ठीक है। इनकी हमें ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और शेयर कैपिटल, ठीक है, इसका शेयर कैपिटल आएगा, ठीक है। और ये हमें बैठे बिठाए मिल गया था, बैठे बिठाए, ठीक है। बैठे बिठाए इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, इसके लिए हम तो पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, जो हमें बैठे बिठाए मिल गया है उसके लिए ये हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लेना है। तो जो इसके बाद कमाया जाएगा, जो इसके बाद अर्निंग होगी, उसके बाद जो अर्निंग होगी वो हम क्या करेंगे, लेंगे, अपना तो लेंगे, उसके बाद जो भी ये अर्निंग करेगी उसको भी हम यहाँ पर जोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आ गई, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन गया। अब एक और क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं चीज़ों को कि कैसे कैसे आगे चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से मैं बता दूं थोड़ा सा कि जो हमने यहाँ पर ये निकाला है कैपिटल रिजर्व, ठीक है, जो हमने यहाँ पर कैपिटल रिजर्व निकाला है, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, हमें कंट्रोल करने पर फ़ायदा हो गया। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 75,000 का हमने पेमेंट किया है, ठीक है, और 90,000 का मिल गया, तो यहाँ पर हमें फ़ायदा हो गया। अगर हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, मान लो ये जो 90,000 का सामान था इसके बदले हम 1,00,000 पेमेंट करते या फिर 95,000 पेमेंट करते, तो 5,000 ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, गुडविल आता है। उस केस में क्या आता, गुडविल आता है। एक्स्ट्रा हम क्यों पे करते हैं, जनरली कोई कंपनी का जब कंपनी को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उस कंपनी के नेटवर्थ से एक्स्ट्रा कब हम पे करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले भी पता होगा कि एक्स्ट्रा कब पे करते हैं, जब उस कंपनी का मार्केट में गुडविल होगा, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जब एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो जो जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे उसको गुडविल के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसी को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन है, ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि बैलेंस शीट दिया है। अच्छा, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो दो कंपनी का बैलेंस शीट दिया है, एच कंपनी लिमिटेड, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, ठीक है। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड बैलेंस शीट दिया हुआ है, और यहाँ पे शेयर ये पर्टिकुलर है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में बोला है कि शेयर, अच्छा, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में जो पहला है वो बोला है शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये के शेयर हैं, तो इसके है 30,000 और इसके है 12,000, ठीक है। रिज़र्व कितना बोला है, रिज़र्व है 5,000 और 4,000, और सरप्लस है 5,000 और 2,000, 5,000 और 2,000, ठीक है। और फिर करंट लायबिलिटी में बोल रखा है ट्रेड पेबल है 20,000 और 6,000, 20,000 और 6,000, ठीक है। इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 24,000 और 60,000, ठीक है। और फिर सेकंड में एसेट साइड में क्या बोला है, सन्ड्री एसेट्स हैं। सन्ड्री एसेट्स की बात करें तो ये है 40,000 और 24,000, 40,000 और 24,000 है सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। बाकी बोला है इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। अब यहीं से पता करना होता है हमें कि कौन सब्सिडरी है, कौन होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। तो एस लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1,200 शेयर में, ठीक है, 1,200 शेयर, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 20,000, ठीक है। अब ये टोटल है 24,000 और ये 60,000, ठीक है। ये बैलेंस शीट दिया है, बोला है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। और ये जो ये फिगर दी हुई है वो सारी चीज़ें हैं वो 31 मार्च 2014 की, ठीक है। और 2014 31 मार्च इसी दिन कंपनी क्या कर रही है, एच लिमिटेड एक्वायर कर रही है एस लिमिटेड को, कितना शेयर, 1,200 शेयर, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे इसके शेयर है कितने, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर ऑफ
एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो 12,000 अमाउंट है और एक शेयर 10 रुपये, यानी कि 1200 शेयर, और 1200 शेयर टोटल हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया है, 100% होल्डिंग किया है। 100% शेयर होल्डर अब कौन हूँ, मैं बन गया हूँ, मैं होल्डिंग कंपनी हूँ, मैं बन गया हूँ, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, मैं ही मालिक हूँ, 100% मालिक। अब वो कंपनी के, मेरी कंपनी हो गई है, मेरी कंपनी, जो भी उसका है मेरा हो गया, जो भी उसका है मेरा हो गया है, इस दिन से जो भी उसका है मेरा हो गया है। तो होल्डिंग कंपनी, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, 1200 शेयर हमने खरीदा है, और 1200 उसके शेयर थे ही, 1200 तुम्हारे पॉकेट पैसा थे और 1200 हमने पूरा ले लिया है इंटू 100, तो ये 100% पैसा ले लिया, 100% होल्डिंग हुआ, 100% होल्डिंग। यानी कि अब एस कंपनी का जो भी चीज़ है वो सब मेरा है, वो जो भी चीज़ है वो मेरा है, जो भी चीज़ है मेरा है, ठीक है। तो इस एक्वायर करने के बदले, 100% होल्डिंग करने के बदले हमने उसमें 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम चेक करेंगे कि भैया 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, हमें मिला कितना है, हमें क्या क्या मिला है, जिसको बोलते हैं नेटवर्थ, ठीक है। तो तीसरा हम निकालेंगे नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का नेटवर्थ निकालेंगे, जिसमें उसका क्या क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल आ जाता है, ठीक है, शेयर कैपिटल आ जाएगा। कि अगर इस कंपनी को बेच देंगे तो 12,000 मिलेगा, ठीक है, शेयर कैपिटल 12,000 मिलेगा, ओके। और रिज़र्व भी तो मिलेगा, रिज़र्व भी तो मिलेगा, रिज़र्व भी तो शेयर होल्डर का होता है, रिज़र्व भी तो मिलेगा, 4,000 का रिज़र्व मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिज़र्व के बाद सरप्लस, अरे सरप्लस भी तो मिलेगा, सरप्लस भी तो मिलेगा 2,000 का, ठीक है। तो इस कंपनी का देखा जाए, आज मैं बेच देता हूँ तो इस कंपनी को बेचने पे मिलेगा कितना, तो 12, तो 4, 16 और 2, 18,000 का, 18,000 मिलेगा इस कंपनी को बेचने पर मुझे। और 18,000 के बदले मैंने कितना दिया है, इस कंपनी को मैं 100% एक्वायर किया, 100% एक्वायर किया मतलब कंपनी मेरी हो गई, तो कंपनी की वैल्यू निकालूंगा कि मेरे कंपनी की वैल्यू है कितनी, तो कंपनी की वैल्यू 18,000 है, मतलब मुझे एक तरीके से चीज़ें मिली 18,000 की, और जिसके बदले मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ा 20,000 का, तो मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, यहाँ पे नुकसान हुआ, उस नुकसान को कैसे कैलकुलेट करना है वो अगली में हम मतलब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जिसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलेगा, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट कितने में करा है, इन्वेस्टमेंट हमने करा है 20,000 में, ठीक है, माइनस कर लेंगे नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड का नेटवर्थ कितना है 18,000, ठीक है। और 18,000 हमें पूरा बेनिफिट मिला है, क्योंकि 100% हमने होल्डिंग किया है, तो 18,000 की बेनिफिट मुझे पूरा मिला है, ठीक है। तो 100% ये 18,000 हो गया, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर 2,000 का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, 2,000 का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। इस नुकसान को बोला जाएगा गुडविल। इस कंपनी की वैल्यू 18,000 है, इस कंपनी की वैल्यू, एस लिमिटेड कंपनी की वैल्यू जो है वो 18,000 है, हमने यहाँ पर निकाला, लेकिन हमने 20,000 का पेमेंट किया है। वो क्यों किया है, क्योंकि इस कंपनी बढ़िया कंपनी होगा, मार्केट में इसका नाम होगा, ब्रांड होगा, यहाँ पे कस्टमर रेगुलर बेसिस पर आते रहेंगे, इस कंपनी से मुझे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। तो ये कंपनी ऑलरेडी बहुत, ये कंपनी भी नामी कंपनी है, तो जिसके बदले मुझे 2,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, और एक एक्स्ट्रा पेमेंट को मैं नाम क्या दूंगा, गुडविल का नाम दूंगा, गुडविल का नाम दूंगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट निकालना बहुत आसान है, मतलब बनाना बहुत आसान है। देखो कैसे बनेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के पहला में लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, अंदर शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये के थे, ठीक है। और इसके जो शेयर थे, अब देखो शेयर में क्या आएगा, मैं पता है कि ये 20,000 नहीं आने वाला है कंसोलिडेटेड में, और इसका शेयर नहीं आएगा, बस शेयर किसका आएगा, एच कंपनी का। तो एच कंपनी का जो है वो 12,000 है, नहीं 30,000 है, 30,000 है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व बोला है, रिजर्व, अब देखो रिजर्व किस किसका आएगा, रिजर्व तो बस एच का आएगा, रिजर्व तो बस इसी का आएगा, और सरप्लस इसका तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि जिस दिन हमने एक्वायर किया है उस दिन इस कंपनी की वैल्यू इतनी थी 18,000, जिसमें इसका रिजर्व सरप्लस सब हमने काउंट कर लिया है, सब हमने काउंट कर लिया है, ठीक है ना। और इसी चीज़ को एक्वायर करने के बदले हमने पेमेंट किया है 20,000 का, ठीक है। तो ये हमें बैठे बिठाए मिल गया, ये बैठे बिठाए मिल गया, ठीक है। तो इसको हम नहीं कंसिडर करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में,
इसके बाद जो आगे कमाया जाएगा, इसके बाद जो आगे कमाया जाएगा, 31 मार्च के बाद जो भी आगे अर्निंग होगी, ठीक है ना, वो वाला मैं लूँगा, वो वाला मैं लूँगा, ठीक है, वो वाला मैं अपने रिजर्व में जोड़ूंगा, जिसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन। इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, पोस्ट और प्री क्या होता है, कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ बस ये समझ लो कि जो चीज़ हम यहाँ पर कैलकुलेट करते समय, नेट वर्थ कैलकुलेट करते समय जो हम ले चुके हैं, उसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका शेयर कैपिटल ले लिए थे, इसका ये ले लिए थे, ये ठीक है, वो नहीं लिया जाएगा, और इसका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका शेयर कैपिटल और इसका इन्वेस्टमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये ठीक है। तो रिजर्व बस किसका आएगा, एच कंपनी का आएगा। तो रिजर्व था उसका 5,000, और एस और था सरप्लस था, सरप्लस था वो भी था 5,000 ना, हाँ सरप्लस था वो भी था 5,000 ही तो था, ठीक है। उसके बाद करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी की बात करें तो करेंट लायबिलिटी हमें पूरा मिलाना होता है। तो एच कंपनी का करेंट लायबिलिटी था, वो था 20,000 का, और एस का था, एस लिमिटेड का था, जिसमें ट्रेड पेबल है, ठीक है, ट्रेड पेबल है, इसका था 6,000, तो ये हो गया 26,000, ठीक है। और एसेट साइड की बात करें तो इसमें बस केवल सन्ड्री एसेट था, एसेट में सन्ड्री एसेट में एच लिमिटेड का कितना था, तो एच लिमिटेड का था 40 और एस का था 24, ठीक है, पूरा मिला लेंगे तो ये 64,000, अरे यहाँ मैं क्यों कर दिया, 64,000 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, हमें ये भी तो लिखना है, हमने क्या कॉस्ट भी गुडविल लिखा था, ये गुडविल हम कहाँ भूल ही जा रहे हैं, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है गुडविल, एक्स्ट्रा पेमेंट गुडविल, और गुडविल एसेट साइड में लिखाता है, गुडविल को एसेट, अगर कैपिटल रिजर्व होता तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लिखते, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर गुडविल आया है तो गुडविल को हमें एसेट साइड में लिखना होगा, गुडविल को हमें एसेट साइड में लिखना होगा। तो ये 64,000 हो गया। उसके बाद नीचे लिखेंगे इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट में लिखेंगे गुडविल, ठीक है, गुडविल, गुडविल था कितना, 2,000 का आया था गुडविल ना, 2,000, ये लाइन नहीं होगा, 64,000 का ये हो गया एसेट, और गुडविल 2,000 का, ये टोटल मिलके 66,000 हो गया, ठीक है। इधर इधर का जोड़ते हैं तो 30, 10, 40, 50, 60, 66,000, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये टोटल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से बैलेंस शीट बनेगी, बहुत सिंपल है, बस हमें ये चेक करना होगा कि जिस दिन हमने एक्वायर किया है, जिस दिन हमने 31 मार्च को एक्वायर किया है एस कंपनी लिमिटेड को, तो 31 मार्च को एस कंपनी लिमिटेड की वैल्यू है कितनी, ठीक है, और हमें कितना पे किया है। इसकी वैल्यू 18,000 है, हमने पे किया 20,000, तो कम पे किया है ज़्यादा पे किया है वो कंपेयर करके लिखना होता है। अगर कम पे किया है तो कैपिटल रिजर्व, ज़्यादा पे किया है तो गुडविल, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर आ जाएंगी, और बाकी कुछ करना नहीं होता इसमें ज़्यादा, 100% होल्डिंग है तो, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये क्या होता है जस्ट थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बस चलिए क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट, दिया है दो कंपनी का, बना लेते हैं थोड़ा जल्दी में। तो क्वेश्चन है 31 मार्च 2016 का, 31 मार्च 2016, ठीक है, वो सब कुछ हो रहा है 31 मार्च 2016 को ही, ठीक है। जिसमें क्या बोल रखा है कि इधर पहला है, अच्छा ये दो कंपनी है, एच लिमिटेड लिख लेते हैं और एस लिमिटेड, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, ठीक है, ऑफ रुपीज़ 10 ईच, इससे 15,000 और 10,000, ये 15,000 है और ये 10,000 है। और रिज़र्व एंड सरप्लस, रिज़र्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट यानी कि सरप्लस है, वो है 3,000 और 3,000, ठीक है, दोनों कंपनी के 3,000 प्रॉफिट है। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल बोल रखा है 5,000 है और 2,000 है, ठीक है, इस टाइप से चीज़ें हैं। तो ये है 15,000 और ये है 23,000, ठीक। और सेकंड है एसेट,
एसेट साइड में है सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट्स में बोल रखा है 11,000 और 15,000, 11,000 और 15,000। और नेक्स्ट बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, ठीक है। और बोला है 900 शेयर, 900 शेयर में हमने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है 12,000, कि 12,000 में हमने क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये 15,000 टोटल हो गया और इसका हो गया 23,000। बोल रखा है क्वेश्चन कि प्रीपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो अब देखो कैसे निकाला जाए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। वेरी सिंपल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 900 शेयर में इन्वेस्ट करा है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके शेयर था कितना, क्या वो शेयर था इसके पास, कितना शेयर है, या हम 100% होल्ड किया है या उससे कुछ कम होल्ड किया है, तो हमें देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन में अभी तक तो हम यही करते थे। तो नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के 10,000 अमाउंट है और एक शेयर है 10 रुपये का, यानी कि टोटल 1,000 शेयर इसके पास है। 1,000 शेयर में से हमने कितने में इन्वेस्ट करा है, 900 शेयर में, यानी कि सोचो सोचो ज़रा, 1,000 शेयर में 900 शेयर तो हमारे पास है, बाकी 100 शेयर किसी और के पास होगा। बाकी जो 100 शेयर है, देखो इस 1,000 शेयर में 900 शेयर जो है, 900 शेयर जो है वो एच कंपनी के पास है, ठीक है। और बाकी जो 100 शेयर है वो किसी और के पास होगा, ठीक है, बाकी किसी और लोग के पास होगा, ठीक है ना। 100 शेयर बाकी किसी और लोग के पास होगा, ठीक है। तो 100% में से, मतलब कि 100% में से 900 शेयर इसके पास है, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अगर निकाला जाए, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालेंगे तो कितना आएगा। अरे भैया 900 शेयर हमारे पास है, टोटल था 1,000, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 90% हमने होल्ड किया है, 90%, ठीक है। तो जो ठीक है 90% होल्ड किया, तो बाकी जो 10% है वो इनके पास है, 10% जो है वो इनके पास है। तो इनको आप फिर बोलेंगे क्या, इनको बोलेंगे क्या, तो इनको बोला जाएगा माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, इनको बोला जाएगा माइनॉरिटी। अगर होल्डिंग मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तुम लोग छोटे हो, छोटे लोग हो, तुम लोग कम शेयर है तुम लोग के पास, इसलिए तुमको बोला जाएगा माइनॉरिटी। और इनका इंटरेस्ट कितना है, माइनॉरिटी का इस कंपनी में इंटरेस्ट कितना है, 10%। इंटरेस्ट का मतलब कितना, मतलब जो इस कंपनी में एस लिमिटेड में इनका कितना परसेंटेज शेयर है, ठीक है, कितना इनका उसमें वैल्यू है, ठीक है, तो 10% है। तो इनको जो छुटमुंजों को, जो छुटमुंजे लोग हैं, ठीक है, छोटे छोटे लोग हैं जिनके पास 100 शेयर हैं, इनको बोला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कि इसको माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना है इस कंपनी में, तो इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%, ठीक है। ये समझ में आ गया 10% कैसे आएगा। इनके पास 100 शेयर है और टोटल शेयर कितने थे, टोटल शेयर थे 1000, इंटू 100 करेंगे तो ये 10% निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि अब इस कंपनी का 100% शेयर होल्डर तो मैं हूँ नहीं, यानी कि पूरी तरीके से ये कंपनी मेरी तो हुई नहीं। इस कंपनी का जो कुछ भी है वो 90% मेरा है, क्योंकि 90% मैंने होल्ड किया है, मतलब इस कंपनी का जो कुछ भी होगा वो 90% मेरा होगा, 10% बाकी छुटमुंजों के पास होगा, 10% बाकी जो नॉर्मल लोग हैं, छोटे लोग हैं, उनके पास होगा, ठीक है। तो फिर वही मेरा दिमाग चलेगा कि भाई अगर कंपनी को मैंने 90% खरीद लिया है, ठीक है, तो इसकी 90% वैल्यू कितनी होगी, मतलब अगर आज मैं कंपनी को बेच देता हूँ तो मुझे मिलेगा कितना, और मैंने तो 12,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मिलेगा कितना। तो सेम वही चीज़ निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, ये तो पहला हो गया नंबर ऑफ शेयर निकाल लिए, दूसरा में होल्डिंग का परसेंटेज निकाल लिए, तीसरा में निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ, अच्छा तीसरा में निकालेंगे नेट वर्थ, सॉरी नेट वर्थ, कि भैया नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है, एस लिमिटेड का नेट वर्थ है कितना, ठीक है, अगर मैं इस कंपनी को बेच देता हूँ तो मुझे मिलेगा कितना, वो निकालना नेट वर्थ। तो नेट वर्थ में शेयर कैपिटल मिलेगा, शेयर कैपिटल 10,000, अभी थोड़ा सा रुक जाना, 10,000 शेयर कैपिटल बस देखो। उसके बाद रिजर्व में सरप्लस, सरप्लस है, सरप्लस है 3,000, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मिलेगी, ठीक है, 13,000 की वैल्यू, नेट वर्थ कितनी आ जाएगी, 13,000। लेकिन अब सवाल यहाँ से आता है, इस कंपनी को मैंने बेच दिया, ये कंपनी का मेजोरिटी शेयर मेरे पास है, 90% मैं मालिक हूँ इस कंपनी का, मैंने बेच दिया, बेचने पर मिला 13,000। तो क्या 13,000 मेरा पूरा है क्या भैया, 13,000 मेरा क्या पूरा है,
ये छुटमंजे लोग भी तो बगल में खड़े हो जाएंगे, ऐ कंपनी को बेच दिए भाई, 90% तुम लो ना, 10% हमको दो, ये भी तो बोलेंगे। तो 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 एच कंपनी को मिलेगा कितना? बेचने पर तो 13,000 मिलेगा, 13,000 का 90% ही तो मिलेगा ना, 13,000 का 90% ही तो मिलेगा ना। ठीक है, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड में जो हमने इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? हमने इन्वेस्टमेंट तो 12,000 कर दिया, लेकिन उसके बदले हमें 13,000 का 90% ही तो मिलेगा ना। उसको देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अभी वर्डिंग को चेंज करूँगा फिलहाल अभी समझने के लिए। 13,000 इंटू 90%, 11,700। और ये भाई कंपनी को बेचने से, अगर मैं बेचता नहीं हूँ, मान लो एक इमेजिनेशन है निकालने का, कंपनी को बेच देता हूँ तो 13,000 टोटल मिलेंगे। 13,000 में 90% मालिक मैं हूँ, 90% मेरे को मिलेगा। 90% निकालो तो 11,700 मिल रहा है। बेनिफिट तो 11,700 का हो रहा है, हमने पे किया है 12,000। ओ माय गॉड। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अगर मैं निकालूँ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में निकालूँ तो मुझे फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ? ओ माय गॉड, 12,000 हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 11,700 का ही बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, तो नुकसान दिख रहा है, नुकसान दिख रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। ठीक है, और लिखेंगे माइनस कर लेंगे नेट वर्थ, नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड। इस लिमिटेड का नेट वर्थ था 13,000। 13,000 का हमने कितना 90% तो मिलेगा ना, 90% 11,700। ठीक है, तो 12,000 का हमने इन्वेस्टमेंट करा, 11,700 का चीज़ मिला, सामान मिला, तो भैया 300 हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, 300 एक्स्ट्रा पेमेंट किया ना, तो एक्स्ट्रा पेमेंट को क्या बोलेंगे? गुडविल। एक्स्ट्रा पेमेंट को क्या बोलेंगे? गुडविल। अरे अरे अरे, ठीक है भाई, 13,000 ये तो समझ में आ गया, गुडविल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए गुडविल। अब सवाल यहाँ से आता है, 13,000 में से 11,700 तुम ले लिए, 10% हमको भी तो दो, हमको भी तो बताओ कितना मिलेगा 10%। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 13,000 का 10%, यानी कि 1,300 मिलेगा। लो भैया, तुम पकड़ो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तुम पकड़ो। यहाँ से माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल के आ गया कि माइनॉरिटी वालों की वैल्यू कितनी है? 1,300। ठीक है, इस दिन इनको इतना ही मिलेगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गई, यहाँ तक तो समझ में आ गई ना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ में आ गई कि जो जिनके पास कम शेयर हैं, ठीक है, जिनके पास क्या है? कम शेयर है। टोटल शेयर में से जिनके 50% से कम शेयर वालों जिनके पास है उनको बोलेंगे माइनॉरिटी, और जो और जिसके पास ज़्यादा है उसको बोलेंगे होल्डिंग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बाकी जिस दिन हम एक्वायर किए हैं उस दिन नेटवर्थ निकालेंगे, उस दिन 13,000 का कंपनी बिक जाएगी 13,000 में, तो 13,000 का 90% ये लेगा और 10% इनको मिलेगा, 10% माइनॉरिटी वालों को मिलेगा। ठीक है, अब कंपेयर करके निकाल लेंगे गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। तो लिखेंगे अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। अब पता है कि सब्सिडरी कंपनी का तो आता नहीं, केवल होल्डिंग कंपनी का आता है, तो होल्डिंग कंपनी का था 15,000। ठीक है, तो केवल 15,000। तो रिजर्व, अब रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में सरप्लस था, तो सरप्लस भी केवल एच लिमिटेड का आएगा, क्योंकि एक्वायर करने के बाद कुछ कमाया तो है ही नहीं, कुछ कमाया तो है ही नहीं। ठीक है, देखो ये टोटल नेटवर्थ में आ गया था, तो नेटवर्थ निकालते समय जो जो चीज़ों को हम ले चुके हैं वो हम क्या करेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लेंगे। ठीक है, तो सरप्लस भी केवल एच का आएगा, तो एच का कितना आएगा? 3,000 आएगा। ठीक है, 3,000 आएगा। ओके, उसके बाद करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में तुम्हारा ट्रेड पेबल था, तो ट्रेड पेबल एच का पूरा आएगा, एच लिमिटेड का। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से काटता हूँ, यहाँ लिखता हूँ करेंट लाइबिलिटी। ठीक है ना, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में एच लिमिटेड, एच लिमिटेड कितना ट्रेड पेबल है? 5,000, और एस लिमिटेड कितना है? 2,000। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, 7,000। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई एच का तो पूरा आएगा, ठीक है, एस का लाइबिलिटी तो पूरा कैसे ले लिए, एस का लाइबिलिटी पूरा कैसे ले लिए, 90% ही ना तुम्हारा हुआ, 90% ही ना मिलाओगे, 90% ही ना मिलाओगे, ये सवाल है। ठीक है, 90% ही मिलाओगे, पूरा कैसे ले लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, पूरा ही दिखाना होता है, पूरा ही दिखाना होता है। इसमें 90% हमारा है, हम मानते हैं। 10% किनका, 10% किनका है, माइनॉरिटी वालों का 10% है, 10% माइनॉरिटी वालों का है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा सा एसेट का भी फिगर लिख लेते हैं। एसेट में सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट में एच का है 11,000 और एस का है 15,000। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 15 26। और एक इनटेंजिबल गुडविल भी आया था, इनटेंजिबल एसेट क्या, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाले थे तो इनटेंजिबल एसेट में गुडविल, गुडविल था 300 का, ठीक है ना, गुडविल था कितना का, 300 का था। तो ये हो जाएगा 26,300। अब फिर सवाल तुम उठाओगे, एच का तो पूरा ले लिया, ठीक है, एच अपना पूरा दिखाएगा, एस का थोड़ी पूरा ले लोगे, 90% ही लोगे ना, 90%, क्योंकि एस का जो भी एसेट है उसमें तुम्हारा 90% हक है। ठीक है, और 10% माइनॉरिटी वालों का है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर माइनॉरिटी भी लिख देता हूँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लो भैया, कि हम क्या करते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी दिखा देते हैं। चलिए, कि छुटमुंजे लोग भी यहाँ पर है, कहने का मतलब इस कंपनी के 90% जो शेयर है वो एस कंपनी के पास है, और 10% एच लिमिटेड के पास है, 10% जो है माइनॉरिटी के पास है। तो माइनॉरिटी के पास है कितना, तो माइनॉरिटी के पास टोटल 1,300 का वैल्यू था। माइनॉरिटी कितना आया था, 1,300 का ही आया था ना, 1,300 आया था। माइनॉरिटी कितना आया था, 1,300 आया था। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए मैं इनका भी लिख दूँ, चलो इनका भी शेयर इस कंपनी में है, और इनका कितना है, 1,300 आया है टोटल। ठीक है, इनका कितना है, 1,300 आया है, सही है। तो अब माइनॉरिटी वालों का भी 10% इसमें आ गया, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, और 10% लाइबिलिटी वाले में भी आ गया। ठीक है, और हमने लिख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमें। बस हमें जो कंसोलिडेट करना है वो 100% करना है, 100%। ठीक है, 100% एसेट और लाइबिलिटी को मिला देना है। जो माइनॉरिटी है उसका माइनॉरिटी को शेयर निकाल के हम यहाँ पर लिख देंगे रिजर्व और सरप्लस के नीचे जस्ट, और करंट लाइबिलिटी के ऊपर में। ठीक है, रिजर्व सरप्लस के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिख देंगे यहीं पास। ठीक है, अब बाकी जो रिजर्व सरप्लस रहेगा उसको तो लिख ही देंगे। तो ये हमारा, इसको जोड़ते हैं, टोटल कितना आता है, तो 15,000 और 3,000, 15,000 प्लस 3,000 प्लस 1,300 प्लस 7,000, ये 26,300। ठीक है, 26,300 आ गया। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो बाकी जो छुटमुंजे लोग हैं उनका, और उनका शेयर निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ, हाँ यहाँ तो मैं बता ही दिया था कि जिस दिन कंपनी को खरीदा जाएगा, जिस दिन इन्वेस्ट करा जाएगा, उस दिन नेटवर्थ निकाला जाएगा, और उस दिन नेटवर्थ निकाला जाएगा, उसमें से निकाला जाएगा कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है, उसके हिसाब से जितना होल्डिंग होगा वो एच लिमिटेड ले लेगा, और जो बाकी बचेगा वो माइनॉरिटी वाले ले लेंगे। अगर उस दिन के बाद कुछ भी कमाता है, उस दिन के बाद अगर एच लिमिटेड कुछ भी कमाता है, ठीक है, मान लो इस दिन के बाद 10,000 पैसे कमाया है, तो 10,000 में से 90% एच लिमिटेड लेगा, और जो 10% बचा है वो माइनॉरिटी वाले ले लेंगे, तो माइनॉरिटी वाले में जोड़ देंगे, और 90% जो निकलेगा वो एच लिमिटेड के प्रॉफिट में जोड़ देंगे। सिंपल, उसका कॉन्सेप्ट हम जस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट, एनालाइज करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एच लिमिटेड है और एस लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर हो गया, और फर्स्ट में इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ कितना बोला है, 10 इंच, ये है 50,000 और ये है 30,000। उसके बाद जनरल रिजर्व है
जनरल रिजर्व का डेट बोला है 1/4/13 को, ठीक है। मतलब ये जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2014 का है, ठीक है। जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2014 का है। और जो जनरल रिजर्व है वो शुरुआत के साल के शुरुआत में, इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद एनालिसिस करना शुरू करते हैं। 15,000 और सरप्लस जो है वो 25,000 और 10,000 है। उसके बाद करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल बोला है वो 20,000 है और 15,000 है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 70,000 और इसको जोड़ेंगे तो 1,15,000, ओके। और सेकंड एसेट्स, एसेट्स में है सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में 65,000 और 70,000। बोला है इन्वेस्टमेंट शेयर इन एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, ठीक है। वो बोला है 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये है 1,15,000 और 70,000, ठीक है। और ये बोल रखा है ऑल शेयर, कि जितने भी शेयर हैं एस लिमिटेड के वो सभी शेयर में हमने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा है 50,000 में, ठीक है। उसके बाद शेयर एच लिमिटेड एक्वायर्ड, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल शेयर ऑन 1 जनवरी 2014, ठीक है। और बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 का है, 1 जनवरी को एक्वायर किया है, ठीक है। उस दिन एस लिमिटेड जो है, मतलब 1 जनवरी को ऑन दैट डेट एस लिमिटेड के जो नहीं, ये नहीं है। एस लिमिटेड के 1/4/13 को, ठीक है, प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो बता रहा है 3,000 है, ठीक है। बाकी बोला है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बाकी हमें क्वेश्चन इतना ही बोला है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना। देखो ध्यान से समझते हैं चीज़ों को, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब इस टाइप से क्वेश्चन होना तो एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 1/4/13 इस साल का शुरुआती समय है और 31 मार्च 2014 ये साल का एंड वाला समय है जहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्वायर कब हो रहा है, 1 जनवरी 2014 को। देखो था यहाँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यहाँ पे जनवरी, फिर फरवरी मार्च यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो जनवरी के दिन क्या हो रहा है, 1 जनवरी को ये डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ है। और डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन होता है हमें बैलेंस शीट कंसोलिडेट करना होता है 31 मार्च को, ठीक है ना। डेट ऑफ कंसोलिडेशन हमें बैलेंस शीट कब कंसोलिडेट करना होता है, 31 मार्च को, क्योंकि बैलेंस शीट 31 मार्च को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जनवरी को, ठीक है। तो ध्यान से समझोगे तो 1 जनवरी को जब तुम सामान खरीदोगे, 1 जनवरी को तुम किसी कंपनी को खरीद रहे हो, तो तुमको ये तो पता करना होगा ना कि उस कंपनी की आखिर वैल्यू कितनी है। अगर मैंने जिस इन्वेस्टमेंट करा है, मतलब 50,000 का इन्वेस्टमेंट करा है, तो 50,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे घाटा हुआ या फ़ायदा हुआ है, घाटा हुआ या फ़ायदा हुआ, वो तो देखना पड़ेगा ना। 1 जनवरी को आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरे को घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ है, मुझे नुकसान हुआ है कि फ़ायदा हुआ है। तो इस दिन क्या करेंगे, हम इस कंपनी लिमिटेड के नेट वर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। इस दिन क्या करेंगे, नेट वर्थ निकालने की कोशिश करेंगे और कंपेयर करेंगे कि हमें जो मिला वो कम है या ज़्यादा है जितना हमने इन्वेस्टमेंट करा है उससे। अभी तक तो हम लोग यही करते थे, ठीक है। हमें अभी तक क्वेश्चन में 31 मार्च को एक्वायर किया रहा था और 31 मार्च को बैलेंस शीट दी हुई होती थी। लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट इस दिन की दी हुई है और इस दिन की हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन इस दिन हमें कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो वो निकालने बहुत आसान है, वो निकल जाएगा। देखो जो शेयर कैपिटल, जो शेयर है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे भी शेयर जो है वो 30,000 ही रहेगा। एच लिमिटेड का तो सब ठीक है, बस एस लिमिटेड का चेक करना है कि हम आखिर में
होगा कितना, हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और मिलाएंगे कितना कितना वो चीज़ें। ठीक है, यहाँ भी शेयर है 30,000 का। ठीक है, और जनरल रिजर्व बोला है, जनरल रिजर्व बोला है यहाँ पर 15,000 का है। बैलेंस शीट में जो डेट दिया हुआ है वो 1/4/13 का है, मतलब बिगिनिंग में जो जनरल रिजर्व है वो 15,000 है। ठीक है, और एंड का कुछ नहीं पता है, तो एंड में भी कितना है, 15,000 है। जनरल रिजर्व कितना है, 15,000 है, मतलब जनरल रिजर्व में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जनरल रिजर्व जितना पहले था उतना ही अभी भी है। ठीक है, मतलब इस दिन भी जनरल रिजर्व उतना ही होगा। कहने का मतलब पूरे साल भर में जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले जितना था बाद में उतना भी है, तो बीच में भी उतना ही होगा। ठीक है ना, ये मान के चलते हैं। और जो प्रॉफिट है वो बोल रखा है कि 3,000 है। देखो, जो एस लिमिटेड का प्रॉफिट है वो 3,000 है बिगिनिंग में, और प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया है एंड में, प्रॉफिट जो है वो हो गया है 10,000 हो गया है। प्रॉफिट जो है कि क्या हो गया, 10,000 हो गया है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ समझ सकते हैं कि 3,000 तो शुरू में था, 10,000 हो गया है, मतलब पूरे साल भर में तो 7,000 कमाया होगा। तब मैंने 3,000 पहले से था, 7,000 और जोड़ दिया तो लास्ट में कितना हो गया, 10,000 हो गया भैया, सिंपल। अब तुमको सुबह पॉकेट में 3,000 पैसा था, दिन भर खूब कमाया खूब कमाया, और शाम को देखा जाए तो पॉकेट में 10,000 हो गया, तो दिन भर में कितना कमाया होगा, अरे भैया 7,000 कमा दिए एक ही दिन में। वाह, क्या काम किया भाई, गजब। 3,000 पहले से था बिहाने, और साल भर मतलब साल भर वाले दिन भर कमाए, तो दिन रात भर मतलब शाम में कितना हो गया, 10,000। तो ये पूरे साल भर का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि शुरुआत में था 3,000, तो साल भर में कितना कमाया होगा कि साल के लास्ट में हो गया 10,000, तो 7,000 कमाया होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बोलते हैं ये +7,000। ठीक है, अब हमें ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, हमें तो चाहिए इस दिन का फिगर, क्योंकि इस दिन हमें नेटवर्थ निकालना है, इसी दिन हमें नेटवर्थ निकालना है, तो ये भी तो उतना ही होगा, 30,000 ही होगा। ठीक है, इसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ है, तो ये भी इतना ही होगा, 15,000 ही होगा ये भी। ठीक है, लेकिन ये कितना होगा, इसमें तो चेंज हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस दिन से लेकर इस दिन तक, 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक कितना महीना होता है, कितना महीना होता है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो मार्च से बाद मतलब अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने हो गए, इधर हो गया 9 मंथ, और इधर कितना हो गया, फरवरी मार्च, इधर 3 मंथ हो गया। ठीक है, तो जिस दिन एक्वायर किया जाता है, एक नया टर्म देने वाला हूँ अभी, जिस दिन एक्वायर किया जाता है उस दिन से जितना भी प्रीवियस पीरियड होता है, पीछे वाला पीरियड होता है, 9 मंथ है, इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। मतलब एक्वायर करने से पहले का पीरियड है, इसको प्री बोला जाता है, और जो एक्वायर करने के बाद का उसको बोला जाता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड बोला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमें ये पहले पता करना होगा कि जो 7,000 कमाया गया है ये तो पूरे 12 मंथ में कमाया गया है, तो 12 मंथ में कमाया गया है। ठीक है, ये पूरे साल भर में कमाया गया है, तो 9 मंथ में कितना कमाया है, 9 मंथ में कितना कमाया है, और 3 मंथ में कितना कमाया है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। प्रॉफिट 3,000 पहले से था, 9 महीने तक कितना कमाया है, तो उसको और इसको जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा इस दिन का प्रॉफिट कितना होगा। तो देखो, प्रॉफिट फॉर प्री प्रॉफिट फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड, प्री एक्विजिशन पीरियड का प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल तो 7,000 पूरे 12 महीने का है, तो 9/12 कर लेंगे। तो 9/12 अगर मैं करता हूँ, 7,000 इंटू 9/12, तो ये 5,250, और बाकी पोस्ट हो जाएगा। तो पोस्ट कितना हो जाएगा, पोस्ट अगर देखा जाए, पोस्ट एक्विजिशन, तो 7,000 में से 5,250 प्री हो गया, तो बाकी पोस्ट बचेगा 1,750। यहाँ पर बात को समझना जरा, यहाँ पर बात को समझना, जो है शेयर 30,000 इस दिन, अगर मैं इस दिन कंपनी को बेच देता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा, ये निकालना है ना, नेटवर्थ निकालना है। तो शेयर कैपिटल 30,000 मिलेगा, जनरल रिजर्व 15,000 मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट 15,000 पहले से था, अरे पहले से बोल रहा हूँ कि 3,000 पहले से था, तो प्रॉफिट था
3,000 पहले से था, ठीक है। प्रॉफिट कितना, 3,000 पहले से था। और इस दिन से इस दिन तक कितना कमाया गया है 9 महीने में, तो 9 महीने में कमाया है 5,250। तो 5,250 कमाया है। तो टोटल इस दिन तक यहाँ से लेकर यहाँ तो पहले से था इतना, और इस दिन तक और कमाया, तो टोटल इस दिन तक कितना प्रॉफिट हो गया होगा। तो इस दिन तक जो प्रॉफिट हो गया होगा वो 8,250 हो गया होगा। ये भी तो मिलेगा प्रॉफिट, जो 8,250 ये भी तो मिलेगा, बेच देंगे तो ये भी तो मिलेगा शेयर होल्डर को, ये भी तो मिलेगा ना, ठीक है। तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ नेटवर्थ। अच्छा, पहला निकाल लो नंबर ऑफ शेयर, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालो। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑल शेयर बोल रहा है तो 100% होल्डिंग है। मतलब जिस दिन मैं एक्वायर करा हूँ उस दिन से कंपनी, उस दिन क्या है, वो कंपनी मेरी हो गई है, मेरी। उस दिन जो भी कंपनी का हो वो मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा नेटवर्थ कि उस दिन कंपनी का आखिर था क्या क्या, आखिर था क्या क्या। नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड कब, ऑन 1 जनवरी 2014। तो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल 30,000 का। उसके बाद रिज़र्व, रिज़र्व था 15,000 का। और प्रॉफिट, प्रॉफिट 3,000 पहले से था, और 9 महीने में कितना कमाया गया, 5,250। तो टोटल 8,250 उस दिन तक प्रॉफिट हो गया होगा, ठीक है। तो 30,000 प्लस 15,000 प्लस 8,250, क्या 53,250, 53,250। अच्छा, उस दिन कंपनी को बेचूंगा तो 53,250 मिलेगा। 53,000 कितना मिलेगा, 250 मिलेगा नेटवर्थ। अब मैं ही अकेले शेयर होल्डर हूँ, वो कंपनी मेरी है, तो मैं कंपनी अगर बेच देता हूँ 53,250 मिलेगा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितना करा है, इन्वेस्टमेंट तो 50,000 में किया था ना, समझे, समझे। तो यहाँ पर तीसरा में निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, इसमें पता चल जाता है हमें। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा था कितना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, और माइनस कर लेंगे नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड, ठीक है, जो कि इसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन कॉस्ट, प्री एक्विजिशन कॉस्ट बस लिख लेना है। तो नेटवर्थ एस लिमिटेड का 53,250, और अगर 100% शेयर में इन्वेस्ट किया तो 100% हमारा ही हो जाएगा, ठीक है। तो 53,250। तो हमने देखो इतना का सामान मिला, इतना हमने इन्वेस्टमेंट किया, कम इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो फ़ायदा हो गया 3,250 का फ़ायदा हो गया, ठीक है ना। 3,250 क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। इसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। और ये फ़ायदा रोज़ रोज़ थोड़ी होता है, कैपिटल रिजर्व क्या है, तो इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाया जाएगा तो रिजर्व सरप्लस के साइड में कैपिटल रिजर्व दिखेगा, ठीक है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि 100% हमने शेयर क्या कर लिया है, 100% हमने मतलब क्या बोलते हैं एक्वायर कर लिया है। तो माइनॉरिटी वालों का नहीं, पूरा हमारी हो गया, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ पर समझना ज़रा डायग्राम को। इस दिन का हमने निकाल लिया कि इस दिन कंपनी को अगर मैं खरीदता हूँ 50,000 में, और इस दिन कंपनी को बेच देता हूँ तो 53,250 मुझे मिलता है, जिसमें 3,250 का फ़ायदा हो गया। अच्छा, अब तो बेच तो नहीं रहे हैं, बस निकाल लिए, हमको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो इस दिन के बाद जो एस लिमिटेड जो भी कमाएगी, समझ रहे हो, इस दिन के बाद एस लिमिटेड जो भी कमाएगी वो भी तो मेरा होगा, वो भी तो मेरा होगा। और उसके बदले तो मेरे को पेमेंट नहीं करना है, वो मेहनत से कमाऊँगा मैं। इस दिन तो मुझे बैठे बैठे मिल गया था ना, जिसके लिए मुझे 50,000 की इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, ठीक है। अब इसके बाद जो भी कमाऊँगा, इसके बाद जो भी कमाऊँगा वो तो मेहनत से कमाऊँगा, ठीक है। वो मैं इसको बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। जो अब जो भी कमाऊँगा वो प्रॉफिट, जो भी अर्निंग होगी प्रॉफिट, उसको बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। इधर को जो पीछे जो प्रॉफिट होता है इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट। और जो बाद वाला होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते हैं, बस समझ लो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे जब डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ उस दिन के बाद जो भी कमाया गया, उस दिन के बाद क्या कमाया गया, ये देखो प्रॉफिट टोटल कमाया गया था 7,000। 7,000 में से बैठे बैठाए पहले से हमें मिला 5,250, और 3 महीना एक्वायर करने के बाद, इस दिन एक्वायर किया, इस दिन एक्वायर करने के बाद 3 महीना प्रॉफिट कमाया गया कितना, 1,750। तो 1,750 में तो मेरा ही होगा ना, 1,750 मेरा ही होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊँगा
तो जो मेरा सरप्लस है, एच लिमिटेड का जो सरप्लस है और एस लिमिटेड का जो पोस्ट एक्विजिशन वाला सरप्लस है, वो दोनों प्रॉफिट को मैं जोड़ के दिखाऊंगा, दोनों प्रॉफिट को जोड़ के दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वर्किंग को बोलते हैं कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड सरप्लस। इसमें लिखेंगे सरप्लस, तो एच लिमिटेड का सरप्लस कितना है वो तो पूरा दिखाएगी अपना। तो एच लिमिटेड का सरप्लस की बात करें तो इसका 25,000, ठीक है, और एस लिमिटेड कितना आएगा, तो ये पोस्ट वाला केवल आता है, पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है ना, पोस्ट एक्विजिशन वाला आता है, जो कि कितना था, पोस्ट एक्विजिशन वाला था 1,750, 1,750, ठीक है। तो 1,750 कैसे आया था, 7,000 पूरे साल भर का था और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 3 महीना ही था, तो 3/12 कर लेंगे तो 1,750 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 25 और 1 26,750, ये हमारा कंसोलिडेटेड सरप्लस आ गया। कंसोलिडेटेड रिजर्व में अगर कुछ इस टाइप का रहता तो उसको भी बाइफरकेट करते प्री और पोस्ट में, ठीक है। प्री वाला हम वो नेट वर्थ निकालने में ले लेते हैं और जो पोस्ट वाला होता है उसको हम होल्डिंग के प्रॉफिट या रिजर्व के साथ जोड़ देते हैं। पोस्ट वाला को क्या करते हैं, होल्डिंग के साथ जोड़ देते हैं, जो कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये वाला दिखेगा, ठीक है। 26,750 आ गया। अब कुछ नहीं करना है हमें, बस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना देना है। तो चलिए बना देते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। सबसे पहला होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बस एच लिमिटेड का आता है, ये पता है, तो एच लिमिटेड का 50,000 है। और फिर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, बस रिजर्व में क्या आएगा, रिजर्व में बस एच लिमिटेड का ही आएगा, क्योंकि एस लिमिटेड का पूरा रिजर्व नेट वर्थ कैलकुलेट करने में चल गया था, जिसके बदले हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो तो बैठे बैठे मिल गया था, हमने उसमें कुछ कमाया थोड़ी है, ठीक है। तो रिजर्व बस एच लिमिटेड का, जो कमाया नहीं है, ठीक है, एक्वायर करने के बाद जो नहीं कमाया है, जैसे कि यहाँ देखो इस दिन एक्वायर हुआ, एक्वायर करने के बाद रिजर्व नहीं कमाया है, देखो 15,000 पहले था, 15,000 15,000 है, ठीक है। तो रिजर्व नहीं कमाया है, ठीक है, सरप्लस कमाया था केवल। तो सरप्लस में जो पोस्ट वाला होगा उसको ही लेंगे, तो उसको हमने यहाँ पर निकाल लिया है, जो पोस्ट वाला होगा उसको ही लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। अब प्री वाला जो है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चल जाता है। तो रिजर्व की बात करें तो रिजर्व बस एच लिमिटेड का आएगा, जो कि था 20,000। और सरप्लस की बात करें तो सरप्लस हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, कंसोलिडेटेड सरप्लस यही वाला आ जाएगा 26,750 का, 26,750। उसके बाद क्या आया था, गुडविल आया था, कैपिटल रिजर्व आया था, कैपिटल रिजर्व आया था ना, तो ये भी आ जाएगा यहीं पास, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये है जनरल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आया था 3,250 का, तो 3,250 का ये हो जाएगा। उसके बाद माइनॉरिटी तो है नहीं, वरना यहीं पर माइनॉरिटी भी आ जाता है। उसके बाद करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, जो कि पूरा पूरा आएगा। एच लिमिटेड का कितना था, 20,000, और एस लिमिटेड का कितना था, 15,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35,000 टोटल हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में एसेट लिखेंगे, एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट में एच का कितना था, एच का था 65,000, ठीक है, और एस का था 70,000, ठीक है। तो 65 और 70 कितना हो जाएगा, 65,000 प्लस 70,000, 1,35,000, ठीक है ना, 1,35,000। गुडविल शुडविल तो है नहीं, आया नहीं है, तो इसका 1,35 ये हो जाएगा। उधर का जोड़ के देखते हैं, 50,000 प्लस 20,000 प्लस 26,750, 26,750 प्लस 32,50 प्लस 35,000, 1,35,000, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाता है। तो वेरी सिंपल,
बस हमें जब बीच में होगा ना, साल के बीच में एक्विजिशन होगा, तो बस ये डायग्राम बना लेना है, बाकी सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। जिस दिन एक्वायर करेगा उस दिन हमें नेट वर्थ निकालना है, ठीक है। बस उस दिन का नेट वर्थ निकाल लिया, फिर तो मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व ही हो गई, ठीक है। तो उस दिन हमें फिर पता करना है कि क्या आएगा। तो हमें को देखो इतना हमें पता कर लिया नेट वर्थ उस दिन का इतना है। उसके बाद देखेंगे कि कंपैरिजन करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ, हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। फ़ायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व, अगर नुकसान होता तो गुडविल। और बाकी उस दिन के बाद जो भी कमाएगा, उस दिन के बाद जो भी इस दिन के बाद जो भी अर्निंग होगी वो क्या होगा, रेवेन्यू। और जो भी अगर प्रॉफिट में पैसा बढ़ेगा तो फिर होल्डिंग के प्रॉफिट में जोड़ दिया जाएगा। अगर रिजर्व में पैसा बढ़ेगा तो होल्डिंग के रिजर्व में बढ़ मतलब जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा इस 3 महीने में कमाया जाएगा वो वाला। तो इसमें केवल वो था, प्रॉफिट में बढ़ा था तो प्रॉफिट को हमने जोड़ दिया था, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं सिंपल। इस चैप्टर की मैक्सिमम चीज़ें जो कवर हो चुकी हैं, ठीक है। अब छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, मैक्सिमम कवर हो गई है। देखिए 90% चीज़ें कवर हो गई हैं। अब कुछ कुछ चीज़ें बची हैं, ठीक है। उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, मतलब चीज़ों को समझने के लिए। तो क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च का, 31 मार्च 2014 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बना लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें इक्विटी, पहला में इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें शेयर कैपिटल बोला है, शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपये का शेयर कैपिटल है। इधर है, अच्छा पहले कंपनी का नाम लिख लें, रिक्की लिमिटेड। और इधर है, अच्छा आर लिमिटेड और एस लिमिटेड लिखते हैं, आर लिमिटेड और एस लिमिटेड, ठीक है। आर लिमिटेड और एस लिमिटेड है। तो इसका है 90,000 और इसका है 40,000। और फिर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इसमें सरप्लस दिया हुआ है, सरप्लस दिया हुआ है 23,000 और 8,000, ठीक है। अब फिर है करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है जो कि 1 लाख है और 22,000 है, 1 लाख और 22,000। तो जोड़ेंगे तो ये 70,000 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो 2,13,000, ठीक है। सेकेंड एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में दिया हुआ है 70 और 40, 70 और 40। इसके बाद करेंट एसेट, करेंट एसेट में है 88 और 20, 88,000 एंड 20,000, ठीक है। उसके बाद कैश बोल रखा है 55,000 और 10,000, 55,000 और 10,000। इसमें कहीं इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं दिया है, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो 70,000 और 213। हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको देखते हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2013, अच्छा 1 अप्रैल 2014 को, 1 अप्रैल 2014 है, 31 मार्च है, जस्ट उसके अगले दिन, जस्ट उसके अगले दिन, ठीक है, 2014 को आर लिमिटेड एक्वायर्ड 75% शेयर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के जितने भी शेयर होंगे उसका 75% कौन एक्वायर करता है, आर लिमिटेड एक्वायर कर लेता है। तो उसी दिन आर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन गई, ठीक है। बोला है एट द रेट ₹15 नहीं 18, एट द रेट ₹18 पर शेयर, ठीक है। बोल रखा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें बनाना है, ठीक है। देखो वेरी सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करना है, अरे इसका सॉल्यूशन करते हैं। कि मान लो ये हमारा ईयर एंड हुआ 31/3/14 को, जस्ट उसके अगले दिन 1 अप्रैल को क्या हुआ, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 14 को अगले दिन। अब एस लिमिटेड को थोड़ी पता होगा कि मेरे को अगले दिन जस्ट कोई कंपनी एक्वायर कर लेगा। तो अगले दिन जस्ट आर लिमिटेड क्या करती है, एस लिमिटेड के 75% शेयर को कैप्चर कर लेती है, 75% शेयर। इसके शेयर है कितने वो देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे, नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड, तो 40,000 बटे
कितना 40,000/10 इक्वल टू 4,000 शेयर। ठीक है, खैर वो निकालो मत निकालो कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग तो दे दिया है ना। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात करें तो 75%। ठीक है, अब कोई किसी के मन में होगा कि कितना शेयर खरीदा। ठीक है, तो 4,000 का 75% निकालो कै वो शेयर होगा। तो 4,000 इंटू 75% की बात करें तो 3,000 शेयर। ठीक है, तो 3,000 शेयर जो है वो आर लिमिटेड क्या कर ले खरीद लेती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर 75% शेयर आर लिमिटेड के पास है, इस कंपनी जो एस लिमिटेड के शेयर जितने भी हैं 4,000, उसमें से 75% अगर आर लिमिटेड के पास है तो बाकी शेयर छोटे मुंजे के पास हो गए, छोटे लोगों के पास हो गए, जिसको क्या बोला जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो 25% होगा। अगर टोटल 100% शेयर है, 100% में से 75% अगर किसी देखो तुम्हारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये में 75 रुपये मैं ले लिया तो कितना बचा तुम्हारे पास 25 रुपया। तो उसी टाइप से इस कंपनी के का 100% अगर शेयर है, 100% में से 75% आर लिमिटेड के पास है, तो 25% किसके पास होगा माइनॉरिटी वालों के पास होगा, जिसका बोला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, अब कंपनी एक्वायर भाई जस्ट अगले दिन आज बैलेंस शीट बना, कल एकदम जस्ट एक्वायर हो गया। ठीक है, तो कल एक्वायर हो गया तो नेट वर्थ कितना है वो हमें देखना पड़ेगा, नेट वर्थ कितना है क्या करना पड़ेगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी नेटवर्थ होगा उसका 75% तो मालिक मैं हूँ, तो 75% निकालूंगा और फिर कंपेयर करूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कि मैंने कितना इन्वेस्ट करा। तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना निकलेगा, देखो इस कंपनी के 3,000 शेयर मैं खरीदा हूँ, इस कंपनी के इसके टोटल 4,000 शेयर थे, इसमें 3,000 शेयर मैं खरीद लिया हूँ। ठीक है, 3,000 शेयर, और एक शेयर के बदले मैंने 18 रुपये पे करा है, एक शेयर के बदले कितना 18 रुपये पे करा है, तो मैंने टोटल पे कितना करा होगा 3,000 इंटू 18 अगर मैं करूँ तो टोटल 54,000 पे करा होगा ना। इन्वेस्टमेंट हमने कितना करा होगा 54,000 का इन्वेस्टमेंट करा होगा। ठीक है, अगर 18 रुपये के हिसाब से मैं 3,000 शेयर खरीद लेता हूँ, 3,000 शेयर खरीदता हूँ, 75% शेयर 3,000 होता है, तो 3,000 शेयर मैं खरीदता हूँ, इसके बाद 18 रुपये एक शेयर पर देता हूँ, तो टोटल मैं 54,000 रुपये का पे करा होगा, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल के आ गया। अब निकालेंगे नेटवर्थ, नेटवर्थ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, ऑन 1/4/14। ओके, इसका तो ये हो जाएगा और ये होगा, दो ही चीज़ होगा। ठीक है, 40 और 48,000, तो शेयर कैपिटल 40,000 और सरप्लस 8,000, 48,000 नेटवर्थ आ गया। अगर मान लो इस कंपनी अगले दिन बिक जाती है 48,000 में, तो 48,000 का 75% पैसा मुझे मिलेगा और बाकी 25% माइटी वालों को मिलेगा। तो ये हो गया कौन सा नंबर, दूसरा। तीसरा में निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मुझे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो इसके निकालने के लिए निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा 54,000 माइनस करेंगे नेटवर्थ, नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, तो ये 48,000 इंटू 75%। अब 48,000 पूरा पूरा थोड़ी ना मुझे मिलेगा, मैंने तो कंपनी को 75% ही एक्वायर करा है ना, तो 75% एक्वायर करा है तो 75% ही मेरा होगा। ठीक है, तो 48,000 का 75% 36,000 आ जाता है, कितना 36,000 आ जाता है। तो बताओ मुझे मिला सामान 36,000 का, हमने दिया 54,000। ठीक है ना, 54,000 इन्वेस्टमेंट करा, 75% हमने निकाला था कि 75% शेयर हमने खरीदा है और 75% शेयर का कॉस्ट है कितना 54,000, तो 75% कंपनी की वैल्यू कितनी है, तो 75% कंपनी की वैल्यू है 36,000, टोटल वैल्यू 48,000, इसमें से 75% 36,000। तो 36,000 के बदले मैंने 54,000 दिया है, तो ज़्यादा दिया है ना, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा दिया है, तो कितना ज़्यादा 18,000 वैल्यू भाई। तो 18,000 हमने ज़्यादा दिया है, तो ज़्यादा नुकसान, और नुकसान को गुडविल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बाकी माइनॉरिटी वालों का होगा, तो चौथा में निकाल लेते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड इनटू परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, तो नेटवर्थ था 48,000 इंटू 25%। ठीक है,
तो 48,000 इंटू 25% करेंगे 12,000, तो 12,000 क्या आ गया, माइनॉरिटी आ गया। ओके ठीक है। अब देखो हमने इस दिन कंपनी खरीद लिया, अब इस दिन के बाद जो भी कंपनी कमाएगी, आगे जो भी कंपनी कमाएगी, ये सब पोस्ट एक्विजिशन हो जाएगा, यानी कि रिवेन्यू नेचर का होगा। तो जो भी आगे कमाया जाएगा वो अपने बैलेंस शीट में मिला के दिखाएगी होल्डिंग कंपनी, ठीक है। प्रॉफिट अगर एस लिमिटेड कमाती है तो एस लिमिटेड का प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट के साथ मिलाया दिया जाएगा। रिजर्व में कुछ पैसा बढ़ता है एस लिमिटेड का, तो उसका भी पैसा कहाँ मिला दिया जाएगा, एच लिमिटेड के रिजर्व में, वो भी कितना 75% ही मिलाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 75% ही एक्वायर करा है। 25% माइनॉरिटी वालों को पैसा दे दिया जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें बैलेंस शीट बना लेना है, ठीक है। बैलेंस शीट क्या करना है, बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं बैलेंस शीट, वेरी सिंपल। तो लिखेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इधर हो गया पर्टिकुलर, इधर अमाउंट, पहला होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 तो केवल एच लिमिटेड का आएगा, पता है, ठीक है। तो एच लिमिटेड का तो टोटल 90,000 था ना, मतलब कि आर लिमिटेड का 90,000। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में केवल सरप्लस था, तो सरप्लस कितना आएगा, तो सरप्लस आएगा 23,000, ठीक है। आर लिमिटेड का केवल, आर लिमिटेड का ही केवल आएगा ना, क्योंकि एस लिमिटेड का तो आएगा नहीं, आर एस लिमिटेड आएगा क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में चल गया है, कंपेयर कर लिया हम इसको, ठीक है। इसी चीज़ के बदले तो हमने इन्वेस्टमेंट करा था, ठीक है ना। तो वो हमें उसके बाद जो भी कमाया जाएगा वो आएगा, तो इसमें तो आएगा नहीं। उसके बाद आया क्या था, कैपिटल रिजर्व गुडविल आया था ना, इसमें गुडविल आया था, तो गुडविल को तो इधर लिखते नहीं है। फिर माइनॉरिटी आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था जी, 12,000, तो इधर आ जाएगा वो 12,000। और बाकी करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल पूरा आ जाएगा आर लिमिटेड का। आर लिमिटेड का ट्रेड पेबल की बात करें तो 1,00,000, और एस लिमिटेड का 22,000, तो 1,22,000 ये पूरा हो गया, ठीक है। सेकेंड है एसेट। एसेट में तुम्हारा नॉन करेंट एसेट था, नॉन करेंट एसेट में दोनों को मिला देते हैं। आर का था 70 और एस का था 40, 7 4 11, 1,10,000। फिर इधर से इंटेंजिबल एसेट हमारा गुडविल आया था, तो इंटेंजिबल एसेट में लिख लेंगे गुडविल। गुडविल आया था, वो कितना आया था, गुडविल आया था 18,000 ना, यस 18,000 गुडविल। उसके बाद करेंट एसेट में आर का है 88,000 और एस का है 20,000, तो ये 2,08,000 है। उसके बाद कैश है आर का 55,000। अब यहाँ पर ध्यान देना, आर के बैलेंस शीट में क्वेश्चन में देखोगे तो आर मतलब कि जो बैलेंस शीट है, आर लिमिटेड तो होल्डिंग कंपनी बन गई, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसका तो शेयर कैपिटल हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसका एसेट नहीं आता है, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट भी तो होना चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट भी तो होना चाहिए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है मतलब बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लेकिन करा है, कैश तो गया होगा ना, इन्वेस्टमेंट करा है तो कैश गया होगा। तो हम क्या करेंगे, जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लिखना है, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है मतलब कि कैश गया होगा, तो कैश से हम माइनस कर देंगे। कैश से क्या कर देंगे, 54,000 का हमने इन्वेस्टमेंट करा है, तो 54,000 हम क्या करेंगे, कैश से माइनस कर देंगे। जब इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में ना दिया होगा तो हम कैश से माइनस कर देते हैं, क्योंकि देखो ना बैलेंस शीट तो है 31 मार्च को, अगले दिन जस्ट एक्वायर किया है, तो प्रीवियस बैलेंस शीट में कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अगले दिन मतलब आज का बैलेंस शीट है, मान लो ये बैलेंस शीट कल का है, कल जो बीत गया,
और आज मैंने इन्वेस्टमेंट करा है, तो कल वाले बैलेंस शीट में कहाँ से इन्वेस्टमेंट दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो कल तो हमने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था, हमने तो आज किया है। आज क्या है, तो कैश दिया होगा, तो हम कैश से माइनस करेंगे। ठीक है, तो कैश से यहाँ पर 54,000 माइनस कर लेते हैं, तो 1,000 बचेगा, और फिर एस का कैश भी हमारे पास आ जाएगा। एस लिमिटेड का कैश कितना था, 10,000, तो ये हो जाएगा 11,000। चलिए टोटलिंग कर लेते हैं फटाफट। 1,10,000 प्लस 18,000 प्लस 2,08,000 प्लस 11,000, ये 3,47,000 आता है इधर का। और इधर का देखते हैं कितना आता है, 90,000 प्लस 23,000 प्लस 12,000 प्लस 1,22,000, इधर 2,47 आ रहा है। क्या गड़बड़ी हो गई, तो गड़बड़ी यहाँ हो गई, ये 2,8 नहीं होगा, 1,08,000 होगा। मैंने 2,8 लिख दिया गलती से, जुड़ने में मिस्टेक हो गया। जुड़ने में देखो 8 के 8 हो गया, और 8 तो 10, ठीक है ना, तो 3,47 कितना हो गया यहाँ पर, 2,47 होगा। ठीक है, हो जाती है ये छोटी छोटी मिस्टेक प्लस माइनस में। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। जब नेक्स्ट डे परचेस करा जाएगा, नेक्स्ट डे इन्वेस्टमेंट करा जाएगा, तो उस केस में किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वेरी इजी। ठीक है, हमें कैसे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट को क्या कर देना है, माइनस कर देना होता है। अब बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, कुछ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन वगैरह है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट वगैरह, तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कवर करते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दैट ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।